चलिए फिर आज हम घटनासार का तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। तीसरा पार्ट है ये आर्थिक घटनाओं से जुड़ी हुई सारी खबरें हैं जो जनवरी से जून तक आपकी घटित हुई हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने राष्ट्रीय को समझा है, अंतरराष्ट्रीय खबरों को समझा है, उसी तरीके से जो आंकड़े आपके आर्थिक घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाएंगे। कोशिश की जाएगी जो कुछ समझने वाला पार्ट है वो साथ में समझते चलेंगे। इसके अलावा जो आपका देखिए रटने वाला पार्ट है, जो फैक्ट्स आपके याद करने वाली हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। यहाँ कोशिश की जाएगी यह बता दिया जाए कि कौन से तथ्य हैं जो बहुत जरूरी हैं याद करने। ठीक है, तो देखते हैं भाई, पहली न्यूज है आपकी खरीफ फसलों से जुड़ी हुई। और जो पुरानी वीडियो अगर आपने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय देख लिए हैं तो उसके बाद फिर ये आर्थिकी आप देख लेना और एक कंप्लीट हो जाएगा आपका जो आगे की जो पार्ट रहता है घटनासार बुक का, जो आपके 80 से 85 पेजेस रहते हैं जहां पर ये मैक्सिमम एरियाज कवर किए जाते हैं, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद पार्ट जो रह जाएगा वो समसामयिकी वाला पार्ट होता है। वहाँ कोर फैक्चुअल जैसे चर्चित व्यक्ति रहेंगे, चर्चित स्थान रहेंगे, पुरस्कार रहेंगे, खेल से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं रहेंगी, तो ये बहुत कोर फैक्चुअल होता है। अगर यहाँ पर समय मिलता है तो उसको भी कर लेंगे, लेकिन अगर उत्तराखंड आप देने जा रहे हैं तो उत्तराखंड से पहले ये 3 पार्ट जरूर अच्छे से करके जाना। उसके बाद जो आगे कंसाइज करके 14 पार्ट मिलते हैं घटनासार में, उन्हें अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो देखो पहली न्यूज क्या है, खरीफ फसलों से जुड़ी हुई है। खरीफ फसलों में अभी एमएसपी निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा। पहले समझ लेते हैं भाई, एमएसपी जानना बहुत जरूरी है। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर मार्केट में आपका कोई भी सामान, कोई भी फसल नहीं खरीदता है किसानों के लिए, यहाँ पर सरकार गारंटी देती है कि भाई हम तुम्हारी इस न्यूनतम मूल्य पर खरीद लेंगे फसल को, जो भी फसल आप उत्पादित करोगे। बोले सरकार के द्वारा यहाँ गारंटी दे दी जाती है तो किसान भी निश्चिंत होकर के उस फसल को उगाता है। बोले कितनी फसलों को दी जाती है यह पता होना चाहिए। देखो यार, 22 फसलों को आपका सरकार के द्वारा एमएसपी दी जाती है, जिसमें से 14 आपकी खरीफ फसल रहती हैं, 6 आपकी रबी फसल रहती हैं और 2 आपकी कॉमर्शियल क्रॉप्स रहती हैं। ये 22 फसलें होती हैं प्लस एक फसल में आपका एफआरपी निर्धारित किया जाता है। यह भी एक अपने आप में एमएसपी होता है, लेकिन गन्ने के लिए अलग से जो एफआरपी होता है आपका, वो निर्धारित किया जाता है। तो एमएसपी ही है। कुल 23 फसलें हो गई जहां सरकार एमएसपी जैसी गारंटी देती है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? और ये एमएसपी होता क्या है ये समझ में आया? बोले तो अभी यह न्यूज जो है यह आपकी खरीफ फसलों से संबंधित है। और कितनी खरीफ फसलों को सरकार गारंटी देती है? 14 खरीफ फसलों को। निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए। सीएससीपी, ये कमीशन होता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ऑन कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कि ये कमीशन होता है आपका कृषि से संबंधित, जो यह अनुशंसा करता है कि किसी फसल के लिए कितनी आपकी एमएसपी रखनी चाहिए, कितनी आपकी न्यायोचित होनी चाहिए। ठीक है, तो इस संदर्भ में आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई एक समिति होती है, वह निर्धारित करती है भाई इतनी जो है आपकी एमएसपी रहेगी। क्लियर, पूरी कहानी समझ में आ गई? अब इसी कहानी के अंतर्गत जो न्यूज आई है, न्यूज है कि खरीफ फसलों के लिए जो 14 खरीफ फसलें हैं, इनके लिए यहाँ पर जो एमएसपी है निर्धारित की गई है। बोले रबी और खरीफ फसलें, ये भूगोल वाले चैप्टर में जाना, वहां पर अच्छे से बताया गया है कौन सी रबी की फसलें हैं, कौन सी खरीफ की फसलें हैं। बोले खरीफ की फसलें देखो क्या होती हैं, जो मानसून के समय आपकी बोई जाती हैं। अब देखो मानसून आने वाला है, इन फसलों की बुआई होगी उसी समय, ये मई जून, जून जुलाई, मई जून का जो महीना होता है, इस समय इनकी बुआई होती है सरकार के द्वारा। इसीलिए खरीफ फसलों पर गारंटी दी जाती है ताकि किसान जो है निश्चिंत होकर के इन खरीफ फसलों की बुआई कर सके। क्लियर, समझ में आया पूरी न्यूज क्यों क्यों आपके लिए काम की है? अब इसमें जो प्रमुख फसल है जैसे धान हो गया, ये कुछ याद करने वाली चीज है। याद भी करने वाली क्या चीजें हैं, कुछ प्रमुख फसलें। जैसे आप धान का पता कर सकते हो कि धान का जो एमएसपी है वो इस वर्ष के लिए 2024-25 के लिए 2300 रुपए निर्धारित किया गया है, जहां 117 रुपए की वृद्धि की गई है। वही धान जो ग्रेड ए का होता है, ग्रेड ए प्रकार का धान, उसके लिए 2320 रुपए आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ज्वार, बाजरा और मक्का, इनके भी एमएसपी आप देख लेना। जो प्रमुख देखिए खरीफ फसलें हैं उनके एमएसपी देख लो, और उसके बाद में किस फसल में सर्वाधिक वृद्धि की गई है ये जानने वाली चीज है। तो जो नाइजर सीड है आपका, जिसे राम तिल भी बोला जाता है, इस फसल में सर्वाधिक 983 रुपए की आपको वृद्धि देखने को मिलती है। और वर्तमान समय में ये 24-25 के लिए जो एमएसपी निर्धारित किया गया है राम तिल या नाइजर सीड के लिए 8717 रुपए है। तो ये करंट की न्यूज जो थी, ये काम की हमारे लिए प्रमुख फसलें हमने देख ली, एमएसपी को समझ लिया, सरकार के द्वारा कितनी फसलों को एमएसपी निर्धारित की जाती है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें समझ ली, और हमने ये जाना कहां पर सर्वाधिक वृद्धि की गई है, किस फसल में, तो वो है आपका नाइजर सीड। क्लियर, ये न्यूज जो है, इस न्यूज से क्या क्या आपके पास जानकारी होनी चाहिए ये समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज क्या भैया, अगली न्यूज है एफडीआई को लेकर के। देखो एफडीआई के बारे में पहले क्लियर होना चाहिए कि आखिर एफडीआई क्या होता है। एफडीआई को जब भी समझना है तो एफपीआई से तुलना करते हुए अक्सर समझा जाता है।
एफडीआई का फुल फॉर्म होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो मोटा मोटा समझो, इन ब्रीफ कोशिश किया करो समझने की, बहुत डिटेल से पढ़ना है तो इकोनॉमी में जाना और वहां पर इसको डिटेल से पढ़ लेना। यहाँ करंट की न्यूज समझ में आनी चाहिए, उसके लिए टॉपिक पर एक आपकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे दी जाती है कि एफडीआई जैसे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ जो इन्वेस्ट किया जाता है बाहरी इन्वेस्टमेंट जैसे देश में जो करते हैं तो वो लंबे समय के लिए करते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो एफडीआई कहलाता है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर थोड़ा बहुत भी आपकी अर्थव्यवस्था में हलचल देखने को मिलती है तो जो एफपीआई वाले होते हैं इन्वेस्टर, ये बहुत जल्दी भागते हैं पैसा लेके अपना, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ आर्थिक मंदी आने वाली है तो हमारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन जो एफडीआई होता है, अगर आपके यहाँ पर एफडीआई इन्वेस्ट हुआ है तो यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो ज्यादा अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए हर राष्ट्र की सरकार चाहती है, सभी देश चाहते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या है, एफडीआई आए। क्लियर? तो देखो ये न्यूज हो गई क्लियर। अब इस न्यूज में है क्या भैया, इस न्यूज में ये है कि 23-24 के लिए पता चला है कि देश में 44.43 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है, और वो भी 44.43 अरब डॉलर का एफडीआई सर्वाधिक उसमें योगदान किससे हुआ है, सिंगापुर से। यानी कि सबसे ज्यादा अगर एफडीआई किसी देश से आया है, जानने वाली न्यूज यह है कि सिंगापुर से सर्वाधिक आपके यहाँ पर एफडीआई आया है भारत में। और कितना आया है, 11 अरब डॉलर, यानी कि 44 अरब डॉलर से 11 अरब डॉलर अकेला एफडीआई कहां से आ रहा है, सिंगापुर से। एक चौथाई एफडीआई की प्राप्ति कहां से हो रही है, सिंगापुर से हो रही है। ये आंकड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। अगला न्यूज है भैया कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक को लेकर के। कंटेनर पोर्ट जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यह आपका जारी किसके द्वारा किया गया है, विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट के द्वारा यह जारी किया गया है। तो ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ यह है कि शीर्ष जो 100 पोर्ट हैं, शीर्ष 100 पोर्ट्स की सूची निकाली गई है। उन शीर्ष 100 पोर्ट में भारत के कितने बंदरगाह शामिल हुए हैं, दूसरी न्यूज ये महत्वपूर्ण है। तो भारत के 9 बंदरगाह यहाँ पर शामिल हुए हैं, और यहाँ पर भारत के 9 बंदरगाह शामिल हुए हैं। इसके पीछे कारण बताया गया है, भारत में शुरू हुए सागरमाला परियोजना के को प्रमुख रूप से इसके लिए जो जिम्मेदार पाया गया है कि यह जो परियोजना है इसके चलते ही हम टॉप 100 में 9 पोर्ट जो है हम अपनी जगह बना पाए हैं। ठीक है, तो 9 बंदरगाह आपके जगह बना पाए हैं, और उसके लिए जो प्रमुख रूप से जिसकी सराहना की गई है वो परियोजना है सागरमाला। तो सागरमाला के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि 2015 में यह प्रोजेक्ट आता है। और जो बंदरगाह है, चूंकि देखो भारत जो है तीन तरफ से आपका क्या है, भारत तीन ओर से देखो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तीन ओर से सागर सागर जो तट है तटीय रेखा से घिरा हुआ है। तो इस संदर्भ में जो बंदरगाह क्षेत्र है, बंदरगाहों में कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, बंदरगाहों में जो अवसंरचना है इसे बेहतर करना है, बंदरगाहों को कुल मिलाकर के आधुनिक बनाना है। इसी के चलते यह जो परियोजना आई थी 2015 में सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, उसे बोलते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट। इसी के समानांतर ही आपका, यदि आप स्थलीय भागों में जाओगे तो वहां पर भारतमाला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बोले ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये समझा, और इसके बाद में जो 9 बंदरगाह शामिल हुए हैं, 9 बंदरगाहों में से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि टॉप 20 में और टॉप 30 में कितने बंदरगाह। देखो टॉप 10 में एक भी नहीं भारत का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। टॉप 10 में एक भी नहीं है, टॉप 20 में एक है आपका, और वो एक कौन सा है, विशाखापत्तनम। ठीक, विशाखापत्तनम है जिसकी रैंक है 19वीं, और भारत का यह श्रेष्ठतम रैंक धारण करता है कौन, विशाखापत्तनम। और जो भारत के मेजर पोर्ट हैं, 12 मेजर पोर्ट हैं, आपको पता होगा, उन मेजर पोर्ट्स में से ही, मुख्य बंदरगाहों में से ही आपका एक बंदरगाह ये है आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। और फिर टॉप 30 में कौन सा है, बोले टॉप 30 में आपका मुंद्रा बंदरगाह है। मुंद्रा बंदरगाह कहां पर है, ये गुजरात में स्थित है, और ये आपका निजी बंदरगाह है। आपको पता होगा ये अदानी के द्वारा ही संचालित होता है, अदानी के देखरेख में रहता है ना ये। तो किसका है ये, अडानी ग्रुप्स का है। और जो 19वां स्थान है वो किसका है, विशाखापत्तनम का है। दो न्यूज यहाँ काम की मिली हमें। और उसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए भैया, टॉप 100 जो है, टॉप 100 में से शीर्ष आपका पोर्ट पूरे विश्व में अगर देखा जाए सबसे टॉप रैंक पर कौन है, तो चीन का आपका यांगशान बंदरगाह है। कौन सा, चीन का यांगशान। और दूसरी रैंक है ओमान के सलालाह बंदरगाह की। तो कितनी न्यूज आपके लिए जरूरी हो गई, एक तो ये परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है जारी करता हमने देखा वर्ल्ड बैंक, उसके बाद में वर्ल्ड बैंक के साथ में और कौन है आपका, S&P ग्लोबल मार्केट। दूसरी जो न्यूज महत्वपूर्ण है कि टॉप 100 में से आपके 9 भारत से आते हैं, दूसरा तथ्य यहां से बन सकता है। तीसरी है कि भैया टॉप 10 में कोई नहीं है भारत का, लेकिन टॉप 20 और टॉप 30 में एक एक है आपका, एक टॉप 20 में विशाखापत्तनम है, टॉप 30 में आपका मुंद्रा है, और शीर्ष पर देखा जाए तो चाइना का आपका यांगशान बंदरगाह है। इतना बस जानकारी रखो इस न्यूज से, उसके बाद आप इसको किनारे फेंक दो। अब देखो रेटिंग एजेंसी को लेकर के आया कि
पी जो S&P रेटिंग एजेंसी है, इसने भारत को अभी क्या किया है, भारत की जो सॉवरेन रेटिंग होती है इसे स्टेबल से बढ़ा करके आगे सकारात्मक पॉजिटिव रेटिंग दे दी है। भारत की अभी तक रेटिंग देखो स्टेबल रहती थी और इसे बढ़ा करके आगे पॉजिटिव रेटिंग दे दी गई है। बोले देखो ये जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, इन रेटिंग एजेंसीज के माध्यम से देखो यदि ये खराब रेटिंग करती हैं किसी भी देश को या बेहतर रेटिंग करती हैं, इसके चलते होता क्या है, इससे चलते फिर भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो भारत पर प्रभाव कई तरीके से पड़ता है। निवेश भारत को बहुत आसानी से प्राप्त होता है यदि भारत की जो सोवरेन रेटिंग होती है, संप्रभु जो रेटिंग होती है भारत की अगर बेहतर होती है तो निवेशक जो होता है बहुत आसानी से निवेश करना चाहेगा, उसे कम जोखिम दिखाई देगा तो वो ज्यादा से ज्यादा निवेश करेगा। वही भारत अगर ऋण उठाना चाहेगा मार्केट से तो उसे बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं जिससे भारत की जो आर्थिक गतिविधि है इस पर प्रभाव पड़ेगा, है ना, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो ये रेटिंग का प्रभाव पड़ता है। चूंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये अक्सर भारत की यह रहती है ना, कोशिश की यहाँ पर रेटिंग बेहतर रखी जाए और बेहतर से बेहतर जो भी एजेंसीज हैं वो क्रेडिट एजेंसीज वो अच्छी रेटिंग दे। इसी के चलते भारत को स्टेबल से पॉजिटिव रेटिंग में रखा गया है। अगली न्यूज है भैया ग्रीनफील्ड बंदरगाह को लेकर के। देखो महाराष्ट्र में अभी 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ में एक ग्रीनफील्ड बंदरगाह बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह मंजूरी दे दी गई है। ग्रीनफील्ड देखो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, एक ब्राउन फील्ड होता है, एक ग्रीन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जहां पर कोई भी परियोजना एकदम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नए सिरे से एकदम बसाया जाएगा, एकदम शुरू से शुरुआत की जाती है कोई भी प्रोजेक्ट जो शुरू किया जाएगा। लेकिन वही जो ब्राउन फील्ड होता है पहले से मौजूद है लेकिन वो भैया खत्म हो चुका है, एक तरीके से वो इनएक्टिव पड़ा हुआ है, तो अब वहां पर दोबारा से निवेश करके उसे दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो वो होता है आपका ब्राउन फील्ड। तो ये अपने आप में एक ग्रीन फील्ड बंदरगाह बनने जा रहा है और इसका नाम क्या है भैया, वधावन पोर्ट है। ध्यान रखना वधावन पोर्ट है जो महाराष्ट्र में बनने जा रहा है, जिसको केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। लागत कितनी है, 76,000 करोड़ रुपए है और वही दुनिया के टॉप 10 जो पोर्ट हैं उनमें यह शामिल हो जाएगा। क्लियर, ये सारी देखो न्यूज क्लियर हो गई होगी। अगली न्यूज है भैया विझिंगम पोर्ट की। विझिंगम पोर्ट क्या है, देखो एक तो वधावन पोर्ट समझा, उसके बाद अगली करंट की न्यूज आई विझिंगम पोर्ट की। विझिंगम पोर्ट जो है आपका ये देखो केरल में है, ध्यान रखना केरल में ये बंदरगाह बनने जा रहा है और ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब होगा। बोले ट्रांसशिपमेंट हब क्या है, ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब समझो, देखो भारत जो विदेशी, देखो विदेशों से जो बड़े बड़े जो बहुत हम आयात करते हैं, जितना भी वस्तुगत या सेवा, वस्तुगत बेसिकली निर्यात, जो आयात आपका होता है तो ये आयात जो है आपका बड़े बड़े शिप्स में आता है, ठीक है, बड़े बड़े जहाजों में आता है। अब बड़े बड़े जहाजों में आता तो भारत के लिए है, लेकिन क्या यहाँ पर जो बड़े शिप होते हैं सीधे भारत आते हैं, भारत के बंदरगाहों पर, तो आपको बताना है नहीं, मैक्सिमम जो आपकी शिप आते हैं वो सिंगापुर के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, जो भी माल भारत के लिए आता है वहां से हम छोटे शिप पे वहां आपको वहां से उतार करके छोटे शिप्स में डाल दिया जाता है, तो इसी को ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। अब ट्रांसशिपमेंट अभी तक भारत के संदर्भ में कहां पर होता है, मैक्सिमम सिंगापुर में होता है। उसका कारण क्या है, देखो बहुत बड़े होते हैं तो एक जो गहराई चाहिए होती है जहाज के लिए वो गहराई यहाँ पर मौजूद नहीं है, ऐसा कोई आपके पास पोर्ट नहीं है, तो इसी के चलते आपका विझिंगम पोर्ट जो है ये स्थापित किया जा रहा है, विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट हब जो है भारत का ये पहला बनने जा रहा है। अब जो सीधे पोर्ट आएंगे वो भारत की सीमा पर बेसिकली केरल में आकर के सीधे यहाँ माल को उतार सकेंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ इनको घूम करके इतना सिंगापुर पहले जाते हैं, फिर सिंगापुर से भारत का माल यहाँ के पोर्ट्स पर आता है। समझ के ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब क्या होता है। तो इस संदर्भ में ही विझिंगम पोर्ट को याद रखना है कि विझिंगम पोर्ट जो है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनने जा रहा है। अगली न्यूज है भाई जो आपका अधिकृत आर्थिक संचालन है, अथोराइज्ड जो आपका इकोनॉमिक है ना, ऑपरेटर्स है ना, यही है ना, ठीक है। तो जो अधिकृत आर्थिक संचालक है, इस संदर्भ में ये जानना है कि जो रत्न और आभूषण क्षेत्र है भारत का, रत्न और आभूषण क्षेत्र, देखिए जो निर्यातक प्रमुख क्षेत्र होते हैं जैसे पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, रत्न आभूषण क्षेत्र हो गया, रत्न आभूषण हो गए, इनका जो निर्यात है भारत के द्वारा हमेशा ये अग्रणी उत्पाद के रूप में देखे जाते हैं। तो यहीं पर भारत की एक जीत हुई है कि रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक जो संचालक की कैटेगरी में डाल दिया गया है, इसका दर्जा मिल गया है। और जैसे ही देखो एईओ का दर्जा मिल जाता है, इसके चलते होता क्या है कि जो ये प्रोडक्ट होंगे रत्न और आभूषण होगा तो इस पर ये एईओ का स्टिकर लगा दिया जाएगा। स्टिकर लगाने से जो कस्टम ड्यूटी वगैरह होते हैं, बहुत सारे जो सीमा शुल्क से संबंधित बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस का मतलब ये है देरी लेट लतीफी होती है, तो इनसे बच सकता है ये, है ना, इनसे बचाव होगा। बचाव के चलते क्या होगा, लागत कम लगेगी, समय कम लगेगा, उससे लाभ अधिक होगा। तो इस क्षेत्र में अब लाभ बढ़ने वाला है चूंकि इसको एईओ का दर्जा मिल चुका है। न्यूज यह है सीधी सीधी। अगली न्यूज है भैया आरबीआई ने
ब्रिटेन से क्या किया गया है, 100 टन सोना जो है वापस मंगाया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो प्रश्न बनेगा हाल ही में किस देश से, इस तरीके से प्रश्न आपसे बनाया जाएगा। और 100 टन सोना मंगाया गया, ये तो पता होगा कि आरबीआई के पास में सोना भी रहता है रिजर्व के रूप में। तो अभी का डेटा अगर देखा जाए तो 822 टन सोना है जो आरबीआई के पास था, और जिसमें से आधा जो 50% सोना है आरबीआई ने बाहर देशों में रखा हुआ था। इससे पहले अगर बात की जाए तो आरबीआई ने जब एक समय आर्थिक संकट आया था, तो 1991 की बात है, तब इतनी बड़ी मात्रा में सोना आरबीआई ने किसी देश से वापस मंगाया था। तो अभी क्या है, इस समय जो कदम उठाया गया है 1991 के बाद इतनी बड़ी मात्रा में किसी देश से आरबीआई के द्वारा सोना वापस मंगाया गया है, इसीलिए चर्चा बहुत अधिक हुई। अगली न्यूज देखो, हाँ यहाँ पर गोल्ड रिजर्व भी पता होना चाहिए। गोल्ड रिजर्व के मामले में अमेरिका आपका एक तरफ जहां शीर्ष स्थान पर है, वहीं भारत जो है टॉप 10 में है और 9वें स्थान पर है। भारत की रैंक क्या है भाई, 9वीं है रैंक, किसमें, गोल्ड रिजर्व के मामले में। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, जिम्बाब्वे के द्वारा एक मुद्रा, स्वर्ण समर्थित जो मुद्रा है, जिसका नाम क्या है भैया, जिग, है ना। जिग को ध्यान से देखो, जिग जो लिखा जाता है, जेड आई का मतलब है जिम्बाब्वे, जी का मतलब है गोल्ड। तो स्वर्ण समर्थित मुद्रा है ये, इसीलिए इसका नाम जिग रखा गया है, और जिम्बाब्वे के द्वारा यह जारी की गई है। और इसका रीजन क्या है कि जिम्बाब्वे में देखो अभी काफी समय से सूखा जैसी स्थिति थी, इसके चलते यहाँ पर देखो डिमांड वाला जो जो देखो डिमांड एंड सप्लाई पर ही पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो डिमांड वाला देखो सूखा जैसी स्थिति रहेगी तो डिमांड की जो दिक्कत रहती है बढ़ेगी, और सप्लाई के स्तर पर कुछ भी उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसके चलते वहां पर मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ साथ जो वहां की आधिकारिक मुद्रा है वह भी देखो उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। इसके चलते ही जिम्बाब्वे सरकार के द्वारा, वहां की सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है, और वहां पर जिग एक नई मुद्रा जारी की गई है। तो क्या नाम है उसका, जिम्बाब्वे गोल्ड, जिसे जिग के रूप में भी जाना जाता है। न्यूज क्लियर। अगली न्यूज है देखो, जो व्यापारिक भागीदार है। देखो भारत जो है सभी राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदारी करता है ना, द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध रहते हैं। बोले इस संदर्भ में हमारे विवाद अक्सर चीन के साथ देखने को मिलते हैं। बोले हाँ मिलते हैं, ठीक है। अब चीन के साथ विवाद के साथ साथ हम दूसरा एक और एंगल होता है कि आर्थिक एंगल भी देखना है हमें। तो आर्थिक मतलब कि व्यापारिक भागीदारी भी देखनी है, ठीक है। तो व्यापारिक भागीदारी के चलते बोले देखो व्यापारिक भागीदारी को तो हम नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अधिकतम जो आयात करते हैं या निर्यात, बेसिकली आयात तो नहीं, सॉरी निर्यात तो नहीं, लेकिन आयात जो करते हैं अधिकतम हम चाइना से ही करते हैं। बोले चीन से चाहे जितना विवाद रहे, लेकिन हम क्या है, मूल्यों को देखते हुए, है ना, कम प्राइस देखते हुए, इसके चलते हम चीन से आयात बहुत अधिक करते हैं। इसी संदर्भ में एक न्यूज आई है कि आपका चीन जो है सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक साझेदार हो चुका है। अभी तक कौन रहता था आपका, अमेरिका। देखो सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार था अमेरिका था, और चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ा है, और इस बार शीर्ष स्थान है चाइना का, ध्यान रखना। चीन, इसीलिए देखो हेडलाइन भी है आपकी, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार साझेदार बन चुका है। और कितना व्यापार रहा है, तो 118.4 अरब डॉलर का, 118.4 अरब डॉलर का व्यापार यहाँ पर चीन के साथ भारत का देखने को मिला है। वहीं अमेरिका के साथ 118.3 अरब डॉलर का, बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन फिर भी चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो ये न्यूज ध्यान रखना आप। और आयात और निर्यात समझ लो, कुल जो आयात निर्यात होता है वो 118.4 अरब डॉलर का है, लेकिन उसमें से 16.6 अरब डॉलर ही है आपका जो क्या होता है, निर्यात होता है। इसके अलावा जो है पूरा का पूरा 101 अरब डॉलर आयात किया जाता है। तो आप यहाँ पर व्यापारिक घाटा समझ सकते हो, जो द्विपक्षीय व्यापार होता है उसमें व्यापारिक घाटा जो है भारत के लिए कितना हानिकारक है, इसको समझो। 118 में से 101 अरब डॉलर हम आयात ही कर रहे हैं चाइना के साथ में, और 16 अरब डॉलर ही है जो हम अपने यहाँ से निर्यात कर पा रहे हैं। उसका मुख्य रीजन क्या है, हमारे यहाँ का जो द्वितीयक जो क्षेत्र है ना, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, हम उत्पादन ही नहीं कर पाते हैं, हम अपने जो घरेलू क्षेत्र है इसकी मांग को ही पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम निर्यात क्या करेंगे। चाइना के द्वारा सरप्लस में प्रोडक्शन होता है तो वो दबा करके निर्यात करता है, ठीक है। तो इसी के चलते वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। अगली, हाँ, और एक न्यूज जरूरी है यहाँ से जानना आपके लिए, कि अगर व्यापारिक साझेदारी की बात समझ रहे हो तो आपको कम से कम भारत के साथ में टॉप 3 जो व्यापारिक साझेदार हैं भारत के, ये पता होने चाहिए। कौन कौन है, सबसे बड़ा हो चुका है चाइना, दूसरा है आपका यूएसए, और तीसरा हो जाएगा आपका यूएई, ठीक है। 3 आपके टॉप 3 ये व्यापारिक साझेदार हैं, इनकी जानकारी कम से कम आपको तो होनी ही चाहिए अगर प्रश्न आपसे बनाया जाता है।
अगली न्यूज आपसे देखो प्रवाह पोर्टल पर आएगी, यहाँ से जो न्यूज पूछी जाएगी वह प्रवाह पोर्टल पर। प्रवाह पोर्टल विकसित किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई के द्वारा। और क्यों विकसित किया गया है ये समझ लो कि इससे संबंधित मतलब प्रवाह पोर्टल किससे संबंधित है। तो देखो यार, जो भी ऑनलाइन आवेदन वगैरह होते हैं, जब आप ऑनलाइन आवेदन वगैरह करना चाहते हो तो बहुत सारे रेगुलेटरीज होते हैं, रेगुलेटरीज अनुमोदन होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं। तो बहुत सारे जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं, इनको आसान करने के लिए, इनको सरलीकृत बनाने के लिए ही इस पोर्टल का विकास किया गया है आरबीआई के द्वारा। समझ गए? प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है और क्यों किया गया है, ये समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज क्या है आपकी? अगली न्यूज है भैया घरेलू एयरलाइन मार्केट को लेकर के। देखो, घरेलू एयरलाइन मार्केट की बात की जा रही है, जैसे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से गोवा, इस तरीके से आप जो घरेलू एयरलाइंस का प्रयोग करते हो उसकी बात की जा रही है। और जो घरेलू एयरलाइन मार्केट है, यहाँ पर भारत का यह बाजार बढ़ा है। और बाजार बढ़ने का सीधा मतलब क्या है कि लोगों ने अब क्या किया है, फ्लाइट का यूज करना शुरू कर दिया है ना, इसका प्रयोग बढ़ा है भारत में, है ना। भारत में लोगों के पास पैसा बढ़ा है, इनकम बढ़ी है, और इनकम बढ़ने के चलते लोगों ने रोड बस छोड़ करके फ्लाइट पर आना जाना शुरू कर दिया है। तो इसके चलते भारत का घरेलू एयरलाइन बाजार है यह भी बढ़ा है। इसीलिए भारत जहां एक समय 5वीं रैंक रखता था इस मामले में, और वह भारत का बाजार अब तीसरी रैंक रख रहा है। भारत कितने स्थान पर आ गया है? तीसरे स्थान पर आ गया है। ये करंट देखो न्यूज जो है इसी से संबंधित है कि भारत का स्थान तीसरा हुआ है, और वही भारत के ऊपर जो पहले और दूसरे स्थान पर है, ये जानकारी हो। मैक्सिमम आप देखोगे जहां भारत का करंट की न्यूज है तीसरा स्थान है, ऊपर दो ही देश नजर खड़े आते हैं, यूएसए और चीन। इसीलिए वैश्विक राजनीति में यही दो ध्रुव बनकर तैयार हो गए हैं, एक यूएसए का, एक चाइना का। जैसे आपने शांति जो आपका शीत युद्ध था ना पीछे, वहां पर रूस और यूएसए एक समय में दो ध्रुव थे ना, इसी तरीके से आज की वैश्विक राजनीति में दो ध्रुव बन चुके हैं, यूएसए और चाइना। और यही देखो, भारत से हमेशा जब रैंक आप तीसरी जहां दिखाई दे, तो यही दोनों देश जो है आपको शीर्ष स्थान पर नजर आते हैं। अगली न्यूज है भाई यूनिकॉर्न को लेकर के। यूनिकॉर्न, आपको पहले तो यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो यूनिकॉर्न क्या होता है, कौन सी कंपनी होती है, कौन सा स्टार्टअप होता है जो यूनिकॉर्न बनता है। देखो, कोई भी अपने आप में निजी निवेश है, आपका निजी कंपनी है, आपकी कोई निजी कंपनी है, उसे यूनिकॉर्न का दर्जा कब दिया जाएगा? यूनिकॉर्न का दर्जा तब दिया जाएगा जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन जो है कितनी हो जाएगी, $1 बिलियन। बोले $1 बिलियन कितने के बराबर होती है? देखो, अगर हम $1 को 82 रुपए मान लें तो लगभग 82,000 करोड़ रुपए हो गई। तो 82,000 करोड़ रुपए जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी, तो आपकी कंपनी भी हो जाएगी यूनिकॉर्न। ठीक है, तो यूनिकॉर्न इंडेक्स जो आया है, ये जारी किया गया है हुरून इंस्टीट्यूट के द्वारा। जारी करता याद रखना। यूनिकॉर्न क्या होता है ये समझ में आ गया। और कोई भी जो आपकी जो निजी स्वामित्व की कंपनी या निजी स्टार्टअप होता है, पहले देखो वह चीता होता है, याद रखना, जो ये आकार के आधार पर होता है। फिर चीता से वो गजल बनने की कैपेसिटी रखता है, और गजल से फिर वो यूनिकॉर्न, और यूनिकॉर्न से ही वह डेकाकॉर्न बनता है आपका। जब यह $10 बिलियन पहुंच जाता है तो वह डेकाकॉर्न कहलाता है। उसके पहले यूनिकॉर्न, उससे छोटा रहता है जब स्टार्टअप तो गजल, और गजल से छोटा रहता है तो आपका चीता कहलाता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के थ्रू ही कोई भी स्टार्टअप होता है वो आगे बढ़ता है अपने आप में, प्रॉफिट के साथ में, ठीक, वैल्यूएशन के साथ में। तो ये हो गया यूनिकॉर्न पर समझ हमारी। अब यूनिकॉर्न के मामले में न्यूज यह है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया जाता है हुरून इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसने ये बताया है कि भारत में जो यूनिकॉर्न स्थापित हुए हैं इस बार 2023 के लिए, वो 67 हुए हैं, याद रखना। भारत के बाहर 109 यूनिकॉर्न स्थापित किए गए हैं। यानी कि जो इंडियंस हैं, इनकी आप देखिए, इनकी आप यहाँ पर मानसिकता भी समझिए कि ये अपना स्टार्टअप कहाँ चालू करना चाहते हैं। जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स हैं वो कहाँ स्थापित करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर। उसका रीजन क्या है कि भारत में जो आर्थिक परिवेश है, औद्योगिक परिवेश है, ये वो नहीं मिल पा रहा है। और ये जितने भी होते हैं निवेशक, जो और एक बिजनेस माइंडसेट के साथ में कोई भी यूनिकॉर्न शुरू करेगा, उसके सेंटर में क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। और उसको लगेगा अगर यहाँ प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है तो वो कहाँ निवेश करेगा, बाहर निवेश करेगा जहां उसको प्रॉफिट अधिक से अधिक होगा। तो इसीलिए जो 109 यूनिकॉर्न है वो देश से बाहर आपके स्थापित हुए हैं, और जो 67 यूनिकॉर्न है वो देश के भीतर। और पिछली बार से तुलना की जाए तो 68 यूनिकॉर्न थे, इस बार एक संख्या घटी है। ठीक है, एक यूनिकॉर्न जो बाहर हुआ है, देखो एक तो बाइजू आपका इस बार जो है बाहर हो चुका है इस सूची से। अभी आपसे पूछा जाए कितने यूनिकॉर्न है भारत में, तो आप बताओगे 67 यूनिकॉर्न जो है 2023 में भारत में स्थापित हुए हैं। ठीक है, और जब 67 यूनिकॉर्न भारत में हुए हैं तो यहाँ भारत की रैंक क्या रही है यूनिकॉर्न के मामले में? भारत की रैंक रही है तीसरी, ध्यान रखना, तीसरी भारत की रैंक रही है। और ऊपर टॉप 2 कौन से होंगे, तो बहुत इजीली आप बता दोगे। पहले नंबर पे यूएसए होगा, दूसरे पे चाइना होगा, पीछे समझा दिया देखो, है ना, अगर कहीं पर गेस भी करना हो। और देखो तुलना भी कर लो, यूएसए में एक और जहां पर 703 यूनिकॉर्न है, वहीं चाइना में आपका 340 यूनिकॉर्न है। तुलनात्मक रूप से भारत में 67 यूनिकॉर्न ही स्थापित हुए हैं। तो तब भी तीसरा स्थान रखता है, लेकिन जो इससे दो ऊपर हैं उनमें और भारत में बहुत बड़ा गैप है। तो एक बड़े गैप को पाटने की अभी जरूरत है।
वहीं जो अमेरिका में स्थित है सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र है, इसे यूनिकॉर्न कैपिटल भी बोला जाता है। यह भी फैक्ट आप याद कर लेना। और इसी इंडेक्स में बताया गया है जो स्विगी और ड्रीम 11 है, ये दो यूनिकॉर्न ऐसे हैं जो भारत में सर्वाधिक मूल्यवान है ना, सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न है भारत के। कौन कौन से? स्विगी और ड्रीम 11। चलो आगे बढ़े। अगली न्यूज देखो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच पर है। अब ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार बताया गया है कि भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष जो क्षेत्र है ये नष्ट हुआ है। जब भी आप लिखोगे किस पर, वृक्षारोपण जैसे मुद्दे जब बताओगे, उसके पीछे जब संकट बताओगे, चुनौतियां बताओगे, वहां इस डेटा का यूज कर सकते हो। ये रिपोर्ट्स होती हैं जो आप फैक्ट शीट बताई गई ना कि आप बनाओ फैक्ट शीट, तो मेंस में आपको डेटा कहां से यूज करने हैं? मेंस में आप रेफरेंस दो ना, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का रेफरेंस दो और बताओ कि भारत में देखो यार 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं। जब भी शहरीकरण के आप दुष्प्रभाव बताओगे तो वहां इसको डाल सकते हो, है ना। जब भी आप क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कुछ भी लिखोगे, पर्यावरण संकट से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा लिखोगे, तो आपके अलग अलग डायमेंशन पर जब पॉइंट्स डालोगे तो वहां इस फैक्ट का यूज कर सकते हो। यूज करने के बहुत सारे क्रिएटिव तरीके होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ये डेटा तो होना चाहिए, कम से कम ऑथेंटिक डेटा। और इसी डेटा में देखो दो फैक्ट हैं। फैक्ट ये है कि जो देखा जाए कुल वृक्ष आवरण हानि के मामले में जो 60% हानि हुई है वो 5 राज्यों में ही हुई है। उसमें भी सर्वाधिक जो हानि हुई है वो असम में हुई है। ठीक है, इस डेटा के अनुसार ये बताया गया है कि सर्वाधिक जो वृक्षों में हानि हुई है वृक्ष आवरण में, वो असम में हुई है। और सर्वाधिक आग के कारण वृक्षारोपण जो वृक्षावरण में हानि हुई है वो कहां पर हुई है? तो वनाग्नि के चलते आपकी उड़ीसा में हुई है। ध्यान रखना, सर्वाधिक अगर पूछा जाए वृक्षों के आवरण में हानि कहां हुई है, तो असम में हुई है। और वनाग्नि के कारण, है ना, वन में आग लगने के कारण कहां पर हुई है? तो उड़ीसा में हुई है। उत्तराखंड में मत मार देना, कहां पे हुई है? उड़ीसा में। ठीक, अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी। यहाँ क्या है भैया? बीमा पॉलिसी है, किसके लिए है? सैटेलाइट्स के लिए है। अब देखो यार, सैटेलाइट्स के लिए, मानव के लिए बीमा पॉलिसी तो होती ही थी। अब यहाँ पर भारत जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है। इसके चलते यहाँ पर जोखिम भी बढ़ रहा है। जिस भी क्षेत्र में आप देखिए प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ोगे, उस क्षेत्र में साथ के साथ रिस्क भी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? और रिस्क ना हो इसके चलते ही एक आपकी जो प्राइवेट कंपनी है, जो प्रदाता, बीमा प्रदाता कंपनी है, कौन सी? टाटा AIG। ठीक है, टाटा AIG है, ये आगे आई है। इसने बोला है कि सैटेलाइट के लिए भी, हम सैटेलाइट निर्माता होते हैं या ऑपरेटर हैं, इनकी जरूरतों को देखते हुए, इनकी वित्तीय सुरक्षा को देखते हुए हम इनके लिए भी बीमा सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, बीमा पॉलिसी लेकर आएंगे। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? बीमा प्रदाता कंपनी टाटा AIG है। और ये किसे बीमा पॉलिसी किसके लिए लेकर आई है? जो सैटेलाइट निर्माता और ऑपरेटर हैं, ठीक है, इनके लिए बीमा पॉलिसी योजना लेकर आई है। ध्यान से समझ गई है पूरी स्कीम। अब अगली न्यूज है भाई FDI को लेकर के। अंकटाट की रिपोर्ट आई है। देखो FDI पीछे हमने समझ लिया है, अब अंकटाट की रिपोर्ट समझते हैं इसको। अंकटाट जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखो अंकटाट आपको पता होना चाहिए कि जो G7 कंट्रीज थे, G7 कंट्रीज ने मिलकर ही एक संगठन बनाया जो अंकटाड कहलाया, है ना। अंकटाड जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स देता है, जैसे कुछ प्रमुख रिपोर्ट हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आती है। ये सारी रिपोर्ट्स के डेटा जब आए, ये डेटा आप ध्यान रखना, है ना, अपनी नजरों के सामने रखना, जब भी आए उसको नोट करना, क्योंकि ये रिपोर्ट से आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अब बोले देखो यह जो रिपोर्ट आई है ये FDI पर आई है। और FDI पर क्या रिपोर्ट है, यहाँ ध्यान से देखो। FDI पर रिपोर्ट जो आई है, यह बताया गया है इसमें कि कौन सा देश है सर्वाधिक मात्रा में FDI प्राप्त करता है और भारत की यहाँ पर क्या स्थिति है FDI प्राप्त करता देशों के मामले में। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा FDI जो प्राप्त करता है वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। पर इतना याद रखना है कि टॉप पर कौन सा देश है? अमेरिका। सबसे ज्यादा अगर कोई निवेशक निवेश करना चाहेगा, अपना पैसा सेफ समझता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर उसको कहीं दिखता है तो कहां पर दिख रहा है? अमेरिका में दिख रहा है। बोले फिर भारत की स्थिति क्या है? दूसरा हमें जानना है अपने लिहाज से भारत की स्थिति। देखो भारत की स्थिति अभी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट की माने अंकटाड की, तो यहाँ बताया है कि 43% की गिरावट आई है पिछले साल की तुलना में। और 43% की गिरावट आई है और भारत की रैंक इस मामले में विश्व स्तर पर 15वीं है। FDI निवेशकों के लिए अगर देखा जाए तो 15वीं चॉइस है हम, है ना, भारत। और इसमें गिरावट देखी गई है पिछली बार की तुलना में 43% की। ये महत्वपूर्ण डेटा है और इस डेटा को ही इस रिपोर्ट से निकालना है, उसके बाद रिपोर्ट को साइड में कर देना है। अगली न्यूज है भाई RBI की। RBI ने क्या किया है? सरकार को अभी लाभांश दिया है 2.11 लाख करोड़ का। देखो ये लाभांश देने वाली जो स्कीम है, ये बेसिकली
होता क्या है, देखो यहाँ पर ये दिया भी हुआ है, विमन जालान की अध्यक्षता में कमेटी बैठती है और यह तय करती है कि आरबीआई की जो अपनी बैलेंस शीट रहेगी, मतलब आरबीआई का पूरा सब, ऐसे समझो आरबीआई का अपना खर्चा वर्चा सब निकाल के जो उसका प्रॉफिट बचेगा, अगर उसके पास प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट का कुछ एक अंश जो है वो किसको देगी, सरकार को देगी। ये आरबीआई का दायित्व रहेगा और ये तय किया गया, आपका निर्धारित किया गया आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत। सेक्शन आपका कौन सा है, 47। सेक्शन 47 के तहत यह बात बोली गई है ना, कब, 2019 में विमल जालान की अध्यक्षता में यह बात रखी गई कि जो प्रॉफिट रहेगा उसका एक अंश केंद्र सरकार को दिया जाएगा। तो उसी के चलते यहाँ पर आरबीआई ने 2.11 लाख करोड़ का लाभांश किसको दिया है, केंद्र सरकार को दिया है, और यह अपने आप में सर्वाधिक है अभी तक। पिछले साल अगर आपसे बोला जाएगा तो पिछले साल आरबीआई ने 27,416 करोड़, ये डेटा देखो लिखा हुआ है, 2023 के लिए आरबीआई ने 27,416 करोड़ रुपए जो है किसको दिए थे, केंद्र सरकार को दिए थे। उसकी तुलना में देखो इस बार 2 लाख, है ना, 2 लाख के आसपास पैसा दिया है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि दुगने से भी ज्यादा, तो 141% ज्यादा पैसा यहाँ पर आरबीआई के द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया है। तो हम आर्थिक स्थिति को भी अपनी समझ सकते हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है एकदम सुचारू ढंग से अपने ट्रैक पर है, तभी आरबीआई इतने लाभांश से गुजर रहा है। ठीक, अब अगला है ग्लोबल सिटी इंडेक्स। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में हम ये देखते हैं कि शहरों की स्थिति क्या है, और शहरों के मामले में यहाँ 1000 शहरों की सूची निकाली गई है। उन 1000 शहरों की सूची में यहाँ भी देखो न्यूयॉर्क जो है शहर आपका अमेरिका का टॉप पर है, और भारत का केवल दिल्ली शहर है जो आपका 350वें स्थान पर है। ध्यान रखना, यहाँ देखो भारत के लिए स्थिति इतनी खराब है कि बेहतर शहरों में हम, वैसे प्रदूषित शहरों में या आप कहां कहां पर, जैसे हमने ट्रैफिक वाले शहरों में, वहां हम टॉप 10 में नजर आते हैं। लेकिन जहां बेहतर शहरों में, है ना, और बेहतर शहरों में कैसे, जहां की इकोनॉमी, वहां पर ह्यूमन कैपिटल, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड, एनवायरमेंट एंड गवर्नेंस, ये 5 पैरामीटर बनाए गए हैं इंडेक्स के द्वारा। इन 5 पैरामीटर के आधार पर वहां देखा गया कि भाई कौन सा शहर कितना बेहतर कार्य कर रहा है इन पैरामीटर्स पर। तो हम 300 में, हमारे यहाँ का भारत का कोई शहर ही नहीं है। बोले फिर कहां पर है, बोले 350वीं रैंक पर आपका दिल्ली नजर आता है। समझ गए, दिल्ली भी है बेहतर शहरों में, वो भी 350 रैंक आ रही है दिल्ली की। और टॉप कर रहा है कौन, आपका न्यूयॉर्क शहर। पहला न्यूज ये, दूसरा न्यूज ये कि दिल्ली आपका 350वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, हाँ एक न्यूज और है कि 1000वें स्थान पर, यानी कि 1000 शहर लिए गए हैं और 1000वें ही स्थान पर उत्तर प्रदेश का एक शहर है सुल्तानपुर। यूपीपीसीएस जब देने जाओगे तो हो सकता है ये प्रश्न आपसे एग्जाम में आ जाए कि उत्तर प्रदेश का भी कोई शहर है क्या इसमें जो शामिल हुआ है। तो बोले एक शहर है ग्लोबल सिटी इंडेक्स में जो आया है हमारा सुल्तानपुर, वो भी हजार सिटी ली गई थी और 1000वें स्थान पर ही है हम। ठीक, ये थोड़ा रोचक है। अब देखो अगली यूएनडीपी की फूड वेस्ट, यूएनडीपी नहीं है ये, यूएनईपी है, देखो मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना। तो यूएनईपी की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट आती है, बेसिकली फूड वेस्ट है ना, जो खाना खाया जाता है वो खाने की बर्बादी कितना कर रहे हैं, कुल मिलाकर यह इंडेक्स इस पर है, यह रिपोर्ट इस पर आई है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम देखता है कि कोई भी राष्ट्र अपने यहाँ पर बचे हुए खाने को कितना वेस्ट करता है। इस संदर्भ में यहाँ रिपोर्ट निकाली गई तो पाया गया कि विश्व भर में 1.05 बिलियन टन जो है खाना बर्बाद होता है। ये देखो, जब भी आप फूड वेस्टेज पर लिखोगे तो वहां इस डेटा को यूज करना है और बताना है कि देखो यार 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद किया जाता है। और यहाँ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो खाने की बर्बादी गांव और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की तुलना करके देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खाना जो बचता है वो खाना वो पशुओं को खिलाते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था है वो आप जानते हैं कि वहाँ आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन भी है। अब पशुपालन है तो वह भोजन उनके पास एक विकल्प रहता है। शहरी क्षेत्रों में यह विकल्प नहीं रहता है, खाने की सीधी सीधी बर्बादी होती है। तो ये रिपोर्ट के अंतर्गत ऐसी कुछ बातें बताई गई हैं। और वही अगर दक्षिण एशिया के कुछ देश देखे गए जहां खाने की बर्बादी सर्वाधिक होती है तो वह देश है मालदीव। मालदीव में सर्वाधिक खाने की बर्बादी देखी जाती है और भारत में 55 किलोग्राम जो है आपका प्रति व्यक्ति खाने की बर्बादी की जा रही है। मालदीव की तुलना में आप देख सकते हो मालदीव में 4 गुना अधिक 207 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाने की बर्बादी हो रही है। वहीं अगर देखा जाए दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में भूटान ऐसा देश है जहां पर सबसे कम खाना की बर्बादी की जाती है। ठीक है, तभी यह हैप्पीनेस इंडेक्स में भी देखो बेहतर आपका प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे है आपका वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात और आयात में, वस्तुगत निर्यात और आयात को लेकर के यहाँ बात ये आई है कि दोनों में ही वृद्धि जो है ऋणात्मक दर्ज की गई है।
वृद्धि ऋणात्मक रही है। वृद्धि ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि पिछली बार की तुलना में जो वृद्धि थी उसकी तुलना में इस बार वृद्धि जो है ऋणात्मक रही है। ठीक है, चाहे वस्तुगत आपका आयात हो, गुड्स का आयात हो, चाहे सर्विसेज का आपका निर्यात आयात हो। ठीक, अब इसको कुछ डेटा है, अब डेटा चाहो तो आप एक बार पढ़ लेना और पढ़ने के बाद आपकी समझ थोड़ी बेहतर होगी। जैसे भारत के कुल निर्यात आपको अगर पूछा जाए तो 776.68 अरब डॉलर का कुल निर्यात भारत के द्वारा किया गया है। ठीक, इसमें से वस्तुओं का कुल आयात जो है 854 अरब डॉलर का है। मोटा मोटा समझो 776 अरब डॉलर का क्या कर रहा है भारत, निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। और 854 अरब डॉलर का क्या किया जा रहा है भारत के द्वारा, इंपोर्ट किया जा रहा है। तो बोले यहाँ पर व्यापारिक घाटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम जब निर्यात से ज्यादा आयात कर रहे हैं तो हम व्यापारिक घाटे की स्थिति में है। तो भारत भी इसीलिए 78 अरब डॉलर के व्यापारिक घाटे की स्थिति में रह रहा है। तो ये डेटा कुल मिलाकर ये समझाने की कोशिश की गई है कि भारत को अगर हमें एक निर्यातक अर्थव्यवस्था बनाना है तो ये आंकड़े जो आपको दिख रहे हैं, इन आंकड़ों में सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो आगे है वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर और जीएसटी कर संग्रह। देखो, जो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी जो है आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आ जाता है, पूरा के पूरा जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो अब जीएसटी जो आपका कलेक्शन हुआ है, इसका डेटा आया है वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए, और डायरेक्ट टैक्सेस का। तो केवल आपके पास आंकड़े इतना ही रखो कि कितना, बहुत ज्यादा आंकड़े देखो पढ़ोगे तो खून फेंक दोगे। अगर इतने आंकड़े आप याद करने बैठ गए तो आपको याद इतना रखना है कि प्रत्यक्ष करों में जो कुल कर का संग्रह हुआ है, सकल कर का संग्रह हुआ है, वो 23.37 करोड़ रुपए का है। वहीं आपका जो जीएसटी में संग्रह हुआ है वो 20.14 लाख करोड़ का हुआ है। पिछली बार की तुलना में जीएसटी में वृद्धि पूछ सकता है तो 11.7% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 11.7% की जीएसटी को लेकर के जो कलेक्शन हुआ है, जो राजस्व आपका कलेक्ट हुआ है, उसमें 11% की वृद्धि देखी गई है। और डायरेक्ट टैक्सेस में जो टोटल आपका कलेक्शन हुआ है 23.37 करोड़ का हुआ है। तो तुलनात्मक रूप से डायरेक्ट टैक्सेस में देखो ज्यादा आपको कर राजस्व मिल रहा है। और कर राजस्व आप जानते हो सरकार का जो राजस्व आय होता है, राजस्व आय में बड़े, अभी देखो अंतरिम बजट देखेंगे वहां समझ लेंगे इसको। ठीक है, राजस्व आय में बड़े स्रोत होते हैं कर राजस्व और गैर कर राजस्व। आगे बढ़ते हैं तो टाइम की जो शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची आती है, इन प्रभावशाली कंपनियों की सूची में देखा जाए तो 3 कंपनियां हैं भारत की जिन्होंने अपना स्थान बनाया। बेसिकली पहले ये टाइम के द्वारा कैसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की जाती है इसको समझ लो। इसके द्वारा 5 जो है कैटेगरी बनाई जाती हैं। यहाँ देखो ये दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ोगे समझ में आएगा। 5 कैटेगरी में एक है आपके लीडर्स, एक है डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स। ठीक है, टाइटन्स और पायनियर्स 5 कैटेगरी बनाई गई। और कुल देखो 100 आपको कंपनी यहाँ पर प्रभावशाली कंपनियां बतानी थी। तो 20-20 कंपनियां हर कैटेगरी में डाल दी जाती हैं टाइम्स के द्वारा। और 20-20 कंपनियों में भारत की यहाँ पर 3 कंपनियां आई हैं। 3 कंपनियों में देखो 2 कंपनियां आपकी कौन सी कैटेगरी में है? टाइटन कैटेगरी में है, ध्यान रखना। टाइटन कैटेगरी के अंतर्गत 2 कंपनियां कौन सी हैं? एक रिलायंस है और आपकी टाटा है। बोले 2 कंपनियां कहां पर आ गई? रिलायंस और टाटा में। एक कंपनी और है जो सीरम है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये देखो जब वैक्सीन निर्माण हुआ, वैक्सीन निर्माण के समय बहुत चर्चा में आई, तो पायनियर्स वाली कैटेगरी में ये सीरम इंस्टीट्यूट आपकी आई है। तो 3 प्रमुख कंपनियां कौन सी हो गई? टाटा रिलायंस कहां पर है? बोले टाटा रिलायंस जो है आपकी टाइटन्स वाली कंपनी में है। टाइटन से टाटा को कनेक्ट कर लेना तो आपको याद हो जाएगा कि टाटा के ही साथ रिलायंस है। और वही जो सीरम है आपकी वैक्सीन की जो सबसे बड़ी भारत की कंपनी है, वो आपकी पायनियर्स वाली में है। ठीक है, पायनियर्स श्रेणी में किसको डाला गया है? सीरम इंस्टीट्यूट को। ठीक, क्लियर। तो आगे बढ़े अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है भैया अरबपतियों की सूची। देखो फोर्ब्स के द्वारा अरबपतियों की एक सूची निकाली जाती है, लिस्ट निकाली जाती है। यहाँ पर फोर्ब्स ने दुनिया के 2781 जो है अरबपतियों को लिया वैश्विक स्तर पर। उसके बाद जो लिस्टिंग की, लिस्टिंग में पाया कि सर्वाधिक अरबपति कहां पर हैं? बोले अमेरिका में है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत आसानी से गेस कर सकते हो। सबसे ज्यादा अगर अरबपतियों की संख्या यूएसए में है, फिर चाइना में है, और फिर अगर तीसरा स्थान रखता है तो वो है भारत भैया। ठीक है, देखो भारत के ऊपर अगर 2 रैंक आपको दिख रही हैं, ऊपर हमने देख लिया इतनी जगहों पर, तो 2 अगर टॉप 2 पे दिख रहे हैं तो यूएसए और अमेरिका ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये याद भी रख सकते हो, गेस करने को अगर नहीं वहां पे ध्यान है तो ऐसे गेस भी कर सकते हो। अब बात आती है कि अरबपतियों में व्यक्तिगत स्तर पर पूछा जाए सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है, तो बर्नार्ड एर्नॉल्ट है। ठीक है, क्या नाम है? बर्नार्ड एर्नॉल्ट। अभी तक देखो एलन मस्क रहते थे, लेकिन एलन मस्क को पीछे छोड़ते हुए बर्नार्ड एर्नॉल्ट जो है इस बार फ्रांस के हैं, जो ये शीर्ष स्थान पर हैं। और दूसरा स्थान एलन मस्क का है, तीसरा जेफ बेजोस का है जो अमेजोन के फाउंडर हैं।
अब समझो यहाँ पर जो टॉप 10 आप देख रहे होगे, टॉप 10 में से आपको 8 अमेरिका के ही दिख जाएंगे। क्या कोई भारतीय दिख रहा है? बोले फोर्ब्स की जो अरबपतियों की सूची है इसमें एक भारतीय है, अपने कौन? अंबानी भाई। ठीक है, अंबानी भाई आपके 9वें स्थान पर दिखाई देंगे, रिलायंस ग्रुप के जो संस्थापक हैं, और 9वां स्थान है मुकेश अंबानी का। बस इससे ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेटा दिया हुआ है, वो डेटा काम का भी नहीं रहता है अपने। फिर देखो ईरान को लेकर के, भारत ईरान को लेकर के चाबहार बंदरगाह फिर से चर्चा में आ गया। चाबहार बंदरगाह देखो क्या है, ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा, ये देखो भारत के द्वारा जो ईरान सीमा है, ईरान सीमा पर ही आपका चाबहार बंदरगाह पर यहाँ कार्य कर चल रहा था, भारत और ईरान के साथ में बेहतर संबंध। लेकिन बीच में कुछ रोक लगी थी, रोक के चलते दोबारा से क्या हुआ, चर्चा इसलिए हुई है कि चाबहार बंदरगाह का जो जो बेहस्ती बेहस्ती टर्मिनल है, ये टर्मिनल भारत को 10 साल के लिए, अगले 10 वर्ष के लिए लीज पर मिल गया है। अब ये भारत की एक बड़ी राजनीतिक रणनीतिक जीत हो सकती है, क्योंकि 10 साल के लिए भारत के पास लीज पे रहेगा, तो भारत के साथ में जो मध्य एशिया तक पहुंच थी वो बाधित हो रही थी। वहीं चीन को जो ग्वादर बंदरगाह के संदर्भ में जो सीपीईसी था, इसको काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता था हमारे लिए चाबहार बंदरगाह, और भारत ईरान के साथ संबंधों की भी आगे भविष्य की रूपरेखा भी तय करेगा। ठीक है, बहुत सारे इसके देखो बेनिफिट्स हैं, वो आपको जब आईआर में आप पढ़ते होगे तो अच्छे से समझ में आता होगा और लिखते भी होगे इस चीज को। फिर यहीं पर देखो एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चलाया जा रहा था। ये बेसिकली आप जानते हो ईरान से होते हुए आपका आगे अर्मीनिया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से अर्मीनिया, अजरबैजान, आगे यूरोप तक की सीमा तय करेगा। तो बोले ये जो रास्ता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो इसके माध्यम से भारत की जो पहुंच है इस कॉरिडोर को विकसित करने के लिए जो भारत की भागीदारी है बढ़ेगी, जब चाबहार बंदरगाह पर भारत का महत्व बढ़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ है। देखो यार भैया, यूरोपीय जो यूरोपीय आपका फ्री ट्रेड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आपका, है ना, सॉरी एसोसिएशन है, जो यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इसके आपको ये पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से देश शामिल है। इतना इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्वे है, आइसलैंड है, और लीचटेंस्टीन है, और स्विट्जरलैंड है। तो ये 4 देश हैं जो आपके यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में शामिल हैं। इनके साथ ही भारत का समझौता हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये तो पता ही होगा ना कम से कम। जो 2 देशों के बीच में आयात और निर्यात शुल्क जैसे प्रावधान होते हैं, ये बहुत ही सीमित हो जाते हैं ना, मुक्त रूप से दोनों के साथ में, या किसी संघ के साथ अगर हो रहा है तो उसके साथ में जो व्यापारिक संबंध है ये बेहतर होते हैं, क्योंकि करों आदि से छूट मिलती है, या बहुत न्यूनतम करों के साथ में दोनों राष्ट्रों के बीच, दोनों समूह के बीच में व्यापार होता है। ठीक, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, और ये समझौता किया गया है यूरोपीय, किसके साथ में, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ में, जिसके सदस्य 4 देश में कौन कौन से, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और आपका स्विट्जरलैंड। ठीक, 4 देश हैं, ध्यान रखना ये। फिर अगली न्यूज है आपकी 2023-24 के लिए कृषिगत उत्पादन का दूसरे अनुमान। देखो यहाँ पर जो अनुमान आया है, इसमें खरीफ फसलें, इनका उत्पादन बताया गया है कितना रहेगा, रबी खाद्यान्नों का उत्पादन बताया गया है, और वहीं कुछ प्रमुख फसल हैं जैसे चावल और गेहूं का। यहाँ एक चीज समझना, इन आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश किया करो, तो आंकड़े थोड़े आसान हो जाते हैं। जैसे प्रमुख फसलें आपकी खरीफ और रबी, शुरुआत में ही समझा दिया। बोले खरीफ का उत्पादन रहेगा 1541 लाख टन का, ये आपका बताया गया, अनुमान लगाया गया है। दूसरा अग्रिम अनुमान आया है कि 1541 लाख टन जो है रबी का उत्पादन रहने वाला है। वही 1551 जो लाख टन है, सॉरी 1541 जो है खरीफ का रहने वाला है, और 1551 जो है आपका रबी फसलों का उत्पादन रहने वाला है। बोले ठीक है, चलो ये डेटा हो गया। इस डेटा के बाद में ये दूसरा जो रिपोर्ट आई है, ये आंकड़े समझो कैसे। चावल का जो उत्पादन है वो देखो 1238 लाख टन का है, वही जो गेहूं का उत्पादन है 1120। अब जो धान है वो खरीफ फसल है, समझे कि नहीं, और जो गेहूं है रबी फसल है। 1550 लाख टन में से 1120 लाख टन अगर अकेला गेहूं का उत्पादन हो रहा है, और 1541 लाख टन में से अकेला 1238 लाख टन चावल का उत्पादन हो रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है कि भारत की जो 2 प्रमुख फसलें हैं वो कौन सी हैं भैया, गेहूं और चावल। यहां से समझे, इन आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश किया करो कि भारत की 2 प्रमुख फसलें हैं, उत्पादन को यहाँ देखकर समझ लो, बाकी सारी की सारी फसलें बचे हुए ये समझो 1200 या 1100 लाख टन के अलावा 300-400 में सारी फसलें कवर हो जा रही हैं, चाहे रबी की हो चाहे खरीफ की हो। ठीक, तो यह आंकड़ा यहाँ पर समझाया गया, और आंकड़े ये समझने से आपको थोड़ा डेटा ये आसान भी लगेगा जब आप पढ़ोगे दोबारा से। फिर अगली न्यूज है भाई बागवानी फसलों को लेकर के। देखो बागवानी फसलों पर भी डेटा आया, तो यहाँ 355 मिलियन टन
यहाँ उत्पादन जो है बोला गया है कि बागवानी फसलों को लेकर या बागवानी खाद्यान्न को लेकर के ये डेटा है 355.48 मिलियन टन का। और यहाँ पर बुआई क्षेत्र बोला गया है कि 0.40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र वृद्धि होगी। और इतने ही आंकड़े देखो, आप पहले इतने पढ़ लेना, ये सारे आंकड़े अगर पढ़ने आप बैठ गए तो याद तो कर ही नहीं पाओगे। आंकड़े समझा करो कि समझ करके बहुत सारी चीजें हैं जो आप अनुमान के आधार पर भी वहां कर सकते हो। लेकिन कितने आखिर डेटा आखिर कितना पढ़ोगे आप, कितना याद करोगे, ये वहां से निकाला करो कि क्या हमारे लिए बहुत जरूरी है, कौन सा डेटा हमारे लिए बहुत जरूरी है याद करना, कि ये तो याद ही होना चाहिए। अब मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसलों में गेहूं चावल का डेटा तो याद ही होना चाहिए, या कुल खाद्यान्न उत्पादन इतना तो डेटा याद ही होना चाहिए ना कम से कम। क्योंकि कुल खाद्यान्न उत्पादन अगर पता होगा, कुल बागवानी उत्पादन आपको पता होगा जैसे 355, तो ये एक एक लाइन में लिख लेना और इसको कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और बुआई क्षेत्र में कितनी 0.40 वृद्धि हुई है। लेकिन वही 22-23 के लिए था और 23-24 के लिए बागवानी उत्पादन 355.25 का अनुमान लगाया गया है और बुआई क्षेत्र में 1.15% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखना, पिछली बार की तुलना में देखो 0.40% की हुई, इस बार अनुमान लगा है 1.15% की। लेकिन बुआई क्षेत्र कहने का मतलब है जो बागवानी फसलें हैं इनका बुआई क्षेत्र तो बढ़ रहा है 23-24 के लिए, लेकिन उत्पादन अगर तुलना की जाए तो इस बार 355 है और पिछली बार 355.48 था, इस बार 355.25 बिलियन टन है। ठीक है, तो समझे, उत्पादन देखो कम अनुमानित है लेकिन बुआई क्षेत्र बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए चिंताजनक बात होती है। ठीक है, इस आंकड़ों से निष्कर्ष भी कुछ निकाला करो। अगली न्यूज देखो नवरत्ना कंपनी पर है। नवरत्ना कंपनी पर क्या न्यूज है कि जो मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, तीन तरीके की देखो आपके पीएसयूज होते हैं, जो सार्वजनिक पीएसयू होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम होते हैं। तो पीएसयू के तीन देखो आपकी कैटेगरी बनाई गई। पहले 1997 में आपकी दो कैटेगरी बनाई गई थी, कौन कौन सी, मिनी रत्ना और दूसरी थी नवरत्ना। ध्यान से देखना, तो मिनी रत्ना और नवरत्ना बनाई गई थी। तो मिनी रत्ना से ही आगे कंपनी का जब विस्तार होता है तो वह नवरत्ना कंपनी बनती है, और यही नवरत्ना कंपनी का विस्तार होता है तो 2010 में एक कॉन्सेप्ट आता है महारत्ना का। ठीक है, तो महारत्ना कंपनी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रॉफिट अगर देखो तो 5,000 करोड़ का होना चाहिए उस कंपनी का। अगर 5,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट, बेसिकली यह पिछले 3 वर्षों में तुलना की जाती है। ध्यान रखना, पिछले 3 वर्षों के आधार पर देखा जाता है। अगर उसका प्रॉफिट जो है वो 5,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, या फिर उसका वेल्थ जो है एनुअल वेल्थ 15,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, या फिर पिछले 3 वर्षों में उसका एनुअल टर्नओवर कितना हो चुका है, 25,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अगर ये तीन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये फुलफिल कर देगी कौन सी, नवरत्ना कंपनी, तो वो बन जाएगी महारत्ना कंपनी। ये देखो पीएसयूज जो होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट पूरा काम करता है। ये समझ आपकी बनी, और समझ के साथ जो न्यूज क्या है नवरत्ना कंपनी की, बोले देखो मिनी रत्ना कंपनी से वह नवरत्ना कंपनी में आई है, कौन सी है, इरेडा। और इरेडा के साथ में ये करंट की न्यूज हो गई। और आपके पास में अब कम से कम इतना डेटा होना चाहिए कि कितनी आपके रत्ना कंपनी है। बोले वर्तमान में 13 महारत्ना कंपनी है। अगर पूछूं मैं 13वीं महारत्ना कंपनी लेटेस्ट कौन बनी थी, तो OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है सबसे लेटेस्ट आपकी महारत्ना कंपनी है। नवरत्ना कंपनी अब कितनी हो गई है, 17, और लेटेस्ट 17वीं कौन सी है, बोले 17वीं लेटेस्ट नवरत्ना कंपनी अभी पढ़ी हमने, इरेडा भैया, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई यह कंपनी है आपकी, और ये लेटेस्ट आपकी नवरत्ना कंपनी बन चुकी है। और वहीं आपकी अगर पूछा जाए मिनी रत्ना कंपनी कितनी है, 75 आपकी देखो मिनी रत्ना कंपनी है। तो इतनी आपके लिए जानकारी बहुत है इस न्यूज से, इसके ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इससे। अब अंतरिम बजट आता है। देखो अंतरिम बजट के लिए कुछ पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लो, उसके बाद ये अंतरिम बजट समझना। बेसिकली अब ज्यादा आपको अब समझने की जरूरत है। अभी 26 जुलाई को ही आपका आने वाला है बजट, है ना, पूर्ण बजट। और ये अंतरिम बजट क्या है फिर, अंतरिम बजट वो होता है जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, 5 सालों के लिए गवर्नमेंट चुनी जाती है। अब वो अंतिम वर्ष जब होता है तो यहाँ पर ये समझो पहले अंतरिम बजट आया क्यों, आया इसलिए कि जो वित्तीय वर्ष होता है मार्च तक के लिए देखो सारे मंत्रालय हैं इनको पैसा दिया गया। ठीक है, अब बोले मार्च में, अप्रैल में देखो चुनाव होना था, अप्रैल में चुनाव होना था, मई में इलेक्शन का रिजल्ट आना था। अब जब मार्च तक का सबके पास पैसा था, मार्च के बाद अप्रैल और मई जून, है ना, इनमें भैया इनका खर्चा कैसे चलेगा, बोले इनमें खर्चा चलाने के लिए ही फरवरी महीने में ही आपका अंतरिम बजट आता है, टेम्परेरी बजट बोलते हैं। अगले 4 महीनों के लिए बोला गया कि अप्रैल से लेकर के जुलाई तक के लिए, देखो यहाँ दिया होगा अप्रैल से लेकर के, हाँ जुलाई तक के लिए जो होती है 4 महीने के लिए। तो अप्रैल से जुलाई तक के लिए आपका एक अंतरिम बजट जारी किया जाएगा, और इसमें जो है उसी तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी जैसे पूर्ण बजट में होती हैं। आगे अगर किसी और की सरकार आती है तो उस तरीके से संशोधन करते हुए अपना एक पूर्ण बजट जारी करेगी। ठीक, तो समझे अब अंतरिम बजट क्यों लाया गया। अब थोड़ा सा इसके मामले में देखो, अभी क्या था, फरवरी में आया था, जब आपका पेपर मार्च में था तो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन अब अगर आपका पेपर जो होने वाला है अक्टूबर में, हालांकि जो उत्तराखंड में है अगर प्रश्न बनेगा तो इसी अंतरिम बजट से ही बनेगा, लेकिन यूपीपीसीएस में जो पूर्ण बजट अभी जुलाई में आएगा 26 जुलाई को, तो वहां से प्रश्न ज्यादा उम्मीद रहेगी। लेकिन इससे भी आपको आंकड़े पता होने चाहिए, इससे जो बजट बजट आएगा भी उसके आंकड़े बहुत आसान हो जाएंगे। कैसे, देखो इसके कुछ प्रमुख आंकड़े हैं।
पहले तो बजट में जो प्रावधान होता है तो पता ही है ना, दो तरीके से बजटीय प्रावधान किया जाता है। एक तो सरकार का देखो जो आय होती है, दूसरा सरकार का जो व्यय होता है। अब आय में भी दो तरीके से आय होती है सरकार की, एक आपकी रेवेन्यू आय होती है, एक आपकी कैपिटल इनकम होती है। एक्सपेंडिचर भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू और कैपिटल में अंतर अगर पता है, ये कुछ बेसिक टर्म होते हैं, टर्मिनोलॉजी जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी होती है, ये अगर बेहतर है, पर समझ बेहतर है, तो फिर आपको बजट समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। ठीक, रेवेन्यू वो होता है, आसान भाषा में समझ लो, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू इनकम हो। रेवेन्यू इनकम जैसे कहां पर होती है सरकार की, रेवेन्यू इनकम दो तरीके से होती है, जैसे करों के रूप में होती है, गैर करों के रूप में होती है। ये सारी की सारी सरकार की राजस्व आय होती है, रेवेन्यू इनकम होती है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, देखो जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, वहां से कोई भी गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि यह सरकार की जेब से जो पैसा जाएगा, इसके बदले में सरकार को एक पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ जैसे वेतन के रूप में पैसा देती है सरकार, पेंशन के रूप में सरकार पैसा देती है, सब्सिडी के रूप में जो पैसा सरकार दे रही है, क्या यहाँ से कोई प्रॉफिट मिल रहा है सरकार को, बोले नहीं मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर ये कैपिटल इनकम क्या है, देखो कैपिटल इनकम वो होती है जो सरकार ने, एग्जाम्पल ले लो, कोई मशीनरी खरीदी, अब वो मशीनरी आगे चल करके सरकार को प्रॉफिट देगी, तो यहाँ जो सरकार की जेब से पैसा गया है, बदले में आगे सरकार को भविष्य में पैसा देगी या मशीनरी, तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ध्यान से समझना। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, वहां एक पैसा नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसा मिलता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब इसके फैक्ट कुछ समझ लेते हैं। फैक्ट में सबसे पहला देखो, ये डेटा है आपका अनुसंधान एवं इनोवेशन को लेकर के 1 लाख करोड़ फंड का सृजन किया गया है। यहाँ क्या है, देखो सरकार का जो बजट आया है उसका फोकस है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के, कैसे जो नए नए स्टार्टअप आएंगे, जो सनराइज आपकी टेक्नोलॉजी होती है, सनराइज टेक्नोलॉजी समझते हो ना, भविष्य की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, भविष्य की प्रौद्योगिकी को लेकर के बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, बहुत सारे इनोवेशन आते हैं। वहां सरकार यहाँ 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री जो है पैसा देगी, है ना, इंटरेस्ट फ्री लोन देगी, और उसके लिए 1 लाख करोड़ का यहाँ पर सृजन किया जाएगा। ये फंड जो है जनरेट किया जाएगा, सृजित किया जाएगा, इससे ही उनको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये समझे। दूसरी स्कीम क्या है, दूसरी है भैया रूफ टॉप सोलर सिस्टम को लेकर के सूर्योदय योजना आई है। अब इस सूर्योदय योजना की घोषणा जनवरी महीने में ही कर दी गई थी, और इस अंतरिम बजट में भी इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर होगा क्या, सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी, और यहाँ 300 यूनिट तक जो इस योजना के तहत, देखिए अपने यहाँ पर रूफटॉप सोलर लगवाएगा, उसको 300 यूनिट तक मुफ्त निःशुल्क बिजली दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पीएम गति शक्ति की चर्चा हुई। पीएम गति शक्ति के तहत क्या किया गया था, अवसंरचनात्मक सुधार की बात की गई थी। लेकिन इस अवसंरचनात्मक सुधार में यहाँ कोशिश की गई है, यहाँ चर्चा जो की गई है, 3 प्रमुख कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। और 3 प्रमुख कॉरिडोर कौन से हैं, एक तो ऊर्जा से संबंधित है, 3 रेलवे कॉरिडोर, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट। कौन कौन से, सीमेंट कॉरिडोर, ऊर्जा कॉरिडोर, खनिज कॉरिडोर, ध्यान रखना। इनकी चर्चा भी यहाँ पर की गई है अंतरिम बजट में। अब व्यय और प्राप्तियां देख लेते हैं। व्यय प्राप्तियों में सरकार का, देखिए सरकार जो है राजस्व, यहाँ पर सरकार पहले क्या है, कुल व्यय समझ लो, सरकार का कुल व्यय कितना है, 47,65,768 करोड़ का। ठीक, ये डेटा आपको याद नहीं रखना है कि वो सुन लो, 47,65,768 करोड़ का सरकार का व्यय है, जिसमें से राजस्व व्यय कितना है उसका, और पूंजीगत व्यय है। ये देखो दोनों व्यय पहले समझा दिए। टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा सरकार का खर्चा कहाँ हो रहा है, तो सरकार की जेब से पैसा कहाँ जा रहा है। सरकार की जेब से पैसा जो है राजस्व खाते में ज्यादा जा रहा है। सरकार के दो अकाउंट है, एक राजस्व अकाउंट है, एक आपका कैपिटल वाला है। तो बोले यार सरकार का पैसा जो है 47 लाख करोड़ से चला जा रहा है राजस्व के रूप में, यानी कि अगर राजस्व के रूप में उसका खर्चा हो जा रहा है कितना, 36 लाख करोड़, देखो खर्चा सीधा सीधा उसका राजस्व में हो जा रहा है, तो सरकार इस पर प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगी। केवल 11 लाख करोड़ रुपए है 47 लाख करोड़ में से, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में आ रहा है। यानी कि सरकार, अगर कोई भी राष्ट्र होता है, अगर उसका जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उतना ही उसकी इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। लेकिन भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जरूरी है जो सरकार के ऊपर बोझ, इसीलिए हमेशा सरकार राजस्व घाटे से जूझती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं जो पूंजीगत व्यय है, इसमें आपका 16.9% की वृद्धि देखी गई है। इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पिछली बार की तुलना में 17% बढ़ा है, तो ये पॉजिटिव संकेत होता है किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए। अगली है भैया राजस्व प्राप्ति। अब हमने देख लिया क्या, एक्सपेंडिचर, अब उसकी सरकार की हम इनकम भी देख लेते हैं। तो राजस्व टोटल जो प्राप्ति है वो 47 देखो लाख करोड़ में से, ये बजटीय जो है, देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यार 47 लाख करोड़ जो है उसका व्यय भी है, और 47 लाख करोड़ रुपए तो आय भी है। तो बेसिकली जो बजटीय घाटा है इसको शून्य रखा जाता है इस तरीके से बजट, इसीलिए उसको बजट बोलते हैं, है ना, कि आय और व्यय को कैसे संतुलित करके दिखाया जाता है। तो देखो जो सरकार का 47 लाख करोड़ है, ये प्रस्तावित जो व्यय है, इसमें से राजस्व प्राप्तियों से कितना है, 30 लाख करोड़। राजस्व जो रेवेन्यू इनकम है वो 30 लाख करोड़ है,
और वही जो कैपिटल प्राप्तियां हैं वो आपका 17 लाख करोड़ है। कैपिटल सीधी सी बात है, प्राप्तियां कम रहेंगी। और राजस्व प्राप्तियां भी बताया था ज्यादातर कहां से हो रही हैं, देखो टैक्सेस से और नॉन टैक्सेस से, है ना। कर राजस्व प्राप्ति और गैर कर राजस्व प्राप्ति, इसमें एक बड़ा योगदान होता है। 47 लाख करोड़ों में से 30 लाख करोड़ देखो सरकार को राजस्व प्राप्ति के रूप में हो रहा है, इसीलिए सरकार का देखो राजस्व खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं तो विनिवेश का लक्ष्य, जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जो गवर्नमेंट की जैसे पीएसयूज होती हैं सीधा इन्हें बेच करके या कमर्शलाइज कर करके सरकार अपना राजस्व बढ़ाती है, उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 करोड़ रुपए इस बार के लिए लक्षित किया गया है। 2024-25 के लिए अगर पूछा जाएगा आपसे डिसइन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 करोड़ रुपए। वही जो आयकर व्यवस्था है, नई आयकर व्यवस्था जो लागू हुई थी पहले की 7 लाख तक की कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, वही व्यवस्था रखी गई है। इसी आधार पर जो आयकर रिटर्न है वो भी आपका बढ़ा है, 2.4 2.4 गुना बढ़ा है, ये देखो इसमें बताया गया है। फिर सब्सिडी पर आते हैं, जो राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक बड़ा हिस्सा सरकार का किस पर खर्च होता है, बोले सब्सिडी पर खर्च होता है, ठीक है। विकसित देश हमेशा इसका देखो विरोध भी करते रहते हैं कि भारत सरकार को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम अपने यहाँ की स्थिति भी देखेंगे, आर्थिक स्थिति को देखेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार लगातार सब्सिडी देती है ना, उसकी व्यवस्था करती है। अब हम समझते हैं सब्सिडी में प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक सब्सिडी का जो अंश है वो कहाँ खर्च होता है सरकार का, तो सबसे ज्यादा सब्सिडी जाती है फूड सब्सिडी में। फूड सब्सिडी सबसे ज्यादा खर्च होता है, उसके बाद में आपका फर्टिलाइजर पर, दूसरा खर्चा कहां पर है, फर्टिलाइजर पर। तो आपको कम से कम टॉप 3 पता होना चाहिए। तीसरा आपका ब्याज सब्सिडी पर, तो टॉप 2 तो कम से कम जानो कि सबसे ज्यादा खर्चा होता है फूड सब्सिडी पर, दूसरा खर्चा सबसे बड़ा होता है फर्टिलाइजर सब्सिडी पर। तो दो बड़े भारांश हैं जो सब्सिडी के रूप में सरकार का पैसा जा रहा है, उसमें दो टॉप 2 आपको समझ में आया, खाद्य और फिर उर्वरक और फिर है आपका ब्याज सब्सिडी, ठीक। अगला देखते हैं राजकोषीय घाटा। देखो जो राजकोषीय घाटा है इसको समझना है, इस बार 5.1% का अनुमानित है। राजकोषीय घाटा तो जानते हो ना, सरकार का जो कुल आय होता है और सरकार की जो कुल व्यय होती है। अब व्यय अगर ज्यादा है भैया, व्यय तो ज्यादा रहती है, क्योंकि हम केन्स मॉडल पर ही काम करते हो। केन्स मॉडल कहता है कि सरकार को, किसी भी सरकार को, कल्याणकारी सरकार को हमेशा अपना व्यय जो है आय से ज्यादा रखना चाहिए। तो यही काम हमारी भारत सरकार भी करती है, वो व्यय ज्यादा रखती है, इसलिए भारत सरकार का जो घाटा है वो हमेशा भारत सरकार को राजकोषीय घाटा दिखाई देता है। लेकिन राजकोषीय घाटा में भी संतुलन रहना चाहिए, इसी के लिए आपका एफआरबीएम आता है। एफआरबीएम आप जानते हो ना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस जो होता है आपका, देखो जो बजट होता है वो बैलेंस में रहना, यानी कोई भी घाटा है, राजकोषीय राजस्व है या आपकी मुद्रास्फीति है, ये बैलेंस वे में होनी चाहिए, संतुलित रूप से होनी चाहिए। ये नहीं कि इतना घाटा हो जाए कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है बदहाल स्थिति में पहुंच जाए, ठीक है। तो इसीलिए राजकोषीय घाटा जो है वो 5.1% है। पिछली बार आपका 5.9% रहा था, ये ध्यान रखना। तो इस बार देखो आपका जो ये फिजिकल डेफिसिट है ये कम देखने को मिला है, ये अच्छे संकेत हैं। और ये लिस्ट दी हुई है कि फिजिकल डेफिसिट 5.1 हो चुका है, वही रेवेन्यू डेफिसिट आपका 2% है, वही प्राथमिक घाटा जो है आपका 1.5% है, ठीक। ध्यान से देखना, ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जब बजट वाला करेंगे अलग से तो उसको बहुत अच्छे से और समझ लेंगे, यहाँ मोटा मोटा हम डेटा समझ रहे हैं अंतरिम बजट के अंतर्गत, अभी जब पूर्ण बजट आएगा उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। फिर राजस्व बजट, हम राजस्व घाटा हमने देख लिया 2%। आपसे पूछे फिजिकल डेफिसिट, ये याद कर लेना एकदम। फिजिकल डेफिसिट कितना है निर्धारित किया गया है, इसमें अनुमानित है 5.1%, ठीक है। पिछली बार जो संशोधित रूप आया था 5.8% था, पिछली बार की तुलना में यहाँ पर कम है। और वही अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर क्या, रेवेन्यू डेफिसिट है ना, राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा जो है 2% इस बार अनुमानित है अंतरिम बजट के अंतर्गत, और पिछली बार यह 2.8% संशोधित करके बताया गया था। ये हो गया देखो आपके आंकड़े। और उसके बाद एक आंकड़ा ये है कि बजटीय आवंटन का, बहुत सारी स्कीम्स को देखो बजटीय आवंटन किया गया है। सर्वाधिक जो बजटीय आवंटन यहाँ पर दिख रहा है वो मनरेगा को है। किस योजना को है, मनरेगा को है। 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, ध्यान से देखना, 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगर पूछा जाए पिछली बार की तुलना में 43% की वृद्धि की है सरकार ने, क्योंकि यह ग्रामीण आजीविका के लिए, ग्रामीण रोजगार के लिए बहुत ही एक बेहतर स्कीम है मनरेगा स्कीम। और ये एक रोजगार की गारंटी, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली स्कीम है, इसीलिए सरकार यहाँ पर लगातार बजटीय आवंटन करती, वृद्धि करती रहती है। पिछली बार की तुलना में इस बार 43% की वृद्धि की गई है मनरेगा में, ये आंकड़ा याद रखना आप। और आगे बात करते हैं फिर किस मंत्रालय को, अगर प्रश्न बनाया गया किस मंत्रालय को सर्वाधिक जो है आवंटन किया गया है, बजटीय आवंटन सर्वाधिक किस मंत्रालय को, तो रक्षा मंत्रालय को। जो टोटल 100 मान लीजिए यूनिट है, 100% है, उसमें से आपका 13% पैसा, 100 रुपए में से 13 रुपए जो है किसको दिया गया है, रक्षा मंत्रालय को दिया है। 13% पैसा गया है किसको, रक्षा मंत्रालय को गया है ना। अगर यहाँ पैसों में बात की जाए तो 6,21,21,000
541 करोड़ रुपए गया है कहां पर, रक्षा मंत्रालय को। ठीक है, और कुल कितना है भैया, वे कुल है 47,65,000। इसमें से 6 लाख आपका अकेला किसको गया है, रक्षा मंत्रालय को गया है। यही अपने आप में 13% के आसपास है। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये सारे जो तथ्य दिए हैं, फिजिकल डेफिसिट का है 5.1%, याद कर लिया। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो बताई गई है, हाँ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, ये देखो डेटा है आपका 10.5%, यानी कि आप समझिए कि 2 अंकों में यहाँ पर अनुमानित है जो जीडीपी ग्रोथ रेट है भारत की, जो अनुमानित है कितनी, 10.5% नॉमिनल जीडीपी। ध्यान रखना क्या है, ये नॉमिनल जीडीपी है। उसके बाद जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमने देख लिया 5.1% है। और ऊपर कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है, देखो महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या क्या ऐसा दिया है हमने जो ऊपर पढ़ा है, कुछ छूटा तो नहीं है, इसको एक बार सरसरी निगाहों से यहाँ पर देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या, रूफटॉप सोलराइजेशन, ये हमने पढ़ लिया पीछे कि रूफटॉप के अंतर्गत देखो 300 यूनिट यहाँ पर फ्री दी जा रही है बिजली, जो इसके अंतर्गत देखो अपने यहाँ पर ये रूफटॉप सोलराइजेशन की स्कीम अपने यहाँ पर लगवाएगा अपने यहाँ पर। अब आगे ये सारी न्यूज देखो हमने पढ़ ली है। कुल व्यय कितना है सरकार का, कुल आय कितनी है सरकार की, फिर प्रति व्यक्ति आय वाला डेटा यहाँ पर नया है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यहाँ $2601 जो है प्रति व्यक्ति आय है किसकी, भारत की। और भारत यहाँ पर स्थान कौन सा रखता है अर्थव्यवस्था के मामले, ये तो पता ही होगा कि भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, $2601। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम बहुत पीछे हैं, 142वें स्थान पर हैं। क्या रैंक है हमारी, 142वीं। इस बजट में देखो ये चर्चा की गई है, तो ये याद कर लेना। ये डेटा क्या है, भारत की रैंक 142वीं, 142। और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जीडीपी के मामले में हम कहां पर हैं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहां पर हैं, 142वें स्थान पर हैं। कितना बड़ा अंतर है। तो ये क्या दिखाता है, ये देखो एक तरीके से मुद्रा का सकेंद्रण हो रहा है, आय का जो सकेंद्रण है यह भी यहाँ से दिखाई देता है। यानी कि जो कुछ वर्ग ये है टॉप 10% या कुल मिला के टॉप 10% ही है जिसके पास वेल्थ का मैक्सिमम पार्ट आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये समझ गए आप। अगली क्या है, अगली बहुआयामी गरीबी पर है। देखो जो बहुआयामी गरीबी की रिपोर्ट यहाँ बात की जाएगी, यहाँ राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट की बात की जाएगी। इसी तरीके से वैश्विक बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट आती है। और इसके अंतर्गत देखो जो पैरामीटर बनाए जाते हैं आपके शिक्षा स्वास्थ्य लिविंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत ही पैरामीटर बनाए जाते हैं। लेकिन जो वैश्विक स्तर पर होते हैं वहां पर मात्र 10 पैरामीटर बनाए गए हैं। वहीं जब यहाँ भारत के बारे में राष्ट्रीय जो बहुआयामी गरीबी है, ये जो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, इसने थोड़ा सा पैरामीटर को और व्यापक बना दिया और 10 की जगह 12 पैरामीटर ले लिए। ये हो गई समझ आपकी इस सूचकांक, इस रिपोर्ट को लेकर के। तो जारी कौन करता है, नीति आयोग बनाता है। अब इसने बताया कि इसके अंतर्गत यह डेटा आया है जिसकी चर्चा भी बहुत अधिक की गई। 2013-14 से तुलना करके बताया गया कि हमारे यहाँ पर 11.28% अब गरीबी रह गई है। वो भी कौन सी गरीबी, बहुआयामी गरीबी। और बहुआयामी गरीबी का मतलब है स्वास्थ्य को लेकर के वहां पर स्थिति है ना, शिक्षा को लेकर के स्थिति कैसी है, तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है। बोले हमारे यहाँ पर पहले 29.17% थी गरीबी, ये कब थी, 2013-14 में। अब इससे तुलना करके जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उसमें बताया गया ये पहुंच गई है मात्र 11.28। तो ये घटी है। तो ये सरकार की जो योजनाएं हैं गरीबी निवारण से संबंधित, उन योजनाओं की सफलता में आपको जब भी बताना है सरकार के प्रयासों में, तो इस डेटा को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो 24.82 करोड़ व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये प्रतिशत में जो कमी है ये दिख रही होगी आपको, कितनी प्रतिशत में कमी है, 17.89% की, है ना। 29 से आपकी जब 11 गई है तो 17.89% की गिरावट देखने को मिली है गरीबी में। संख्या में देखा जाए तो 24.82 करोड़ लोग हैं जिनको सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, वो भी गरीबी रेखा से नहीं, बहुआयामी गरीबी रेखा से। ठीक है, ध्यान रखना। तो बहुआयामी गरीबी रेखा से कितने लोगों को बाहर निकाला है, कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, बस ये महत्वपूर्ण। उसके बाद में अगर पूछा जाए अगर राज्यों के स्तर पर सबसे ज्यादा गरीब किस राज्य से बाहर निकले हैं, तो सबसे ज्यादा गरीब जो है उत्तर प्रदेश से, चूंकि जनसंख्या ज्यादा इसीलिए सर्वाधिक बहुआयामी गरीबों की संख्या से बाहर हुई है सबसे ज्यादा। और गरीब थे भी कहाँ सबसे ज्यादा, इन्हीं 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश बिहार में। तो टॉप 2 यहाँ पर आपको नजर आएगा। अगर गिरावट देखी जाएगी तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में देखी जाएगी, इसीलिए टॉप 2 आपके शीर्ष पर आएंगे जहां से सर्वाधिक गरीबी, जो गरीब है बहुआयामी गरीब है, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ठीक, समझ में आ गया ये। तो ये देखो रिपोर्ट हो गई। इसके बाद अगली रिपोर्ट है सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड को लेकर के। यहाँ समझो आप मूल्यवान जो आईटी सेवा ब्रांड हैं, इसमें बात की गई है 3 प्रमुख ब्रांड की। कौन से 3, एक तो टाटा, हाँ 3 प्रमुख आपको यहाँ ये जानना है कि जो 10 सर्वाधिक मूल्यवान वैल्यूएबल आईटी ब्रांड है, इसमें टॉप 3 में इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि टॉप 3 में पहला स्थान भले ही हमारा नहीं है, लेकिन दूसरा तीसरा स्थान किसका है, हमारा ही है।
दूसरे स्थान पे कौन सा है? दूसरे स्थान पर देखो आपकी TCS है, ठीक, और तीसरे स्थान पर आपकी इन्फोसिस है। TCS की भी चर्चा आप सुनते रहते होगे, इन्फोसिस की भी चर्चा सुनते रहोगे। पिछले वीडियो में हमने देखो राष्ट्रीय वाले में हमने TCS की भी चर्चा की थी, और क्या की थी हमने, AI जो ह्यूमन सेंट्रिक जो सेंटर बनाने जा रहा है, ह्यूमनाइड सेंटर बनाने जा रहा है, वो कौन बना रहा है? TCS ही बनाने जा रहा है, ठीक है। ये देखो आप पढ़ लेना जाकर के और पीछे। और TCS जो है यहाँ पर क्यों चर्चा हो रही है? यहाँ चर्चा इसलिए हो रही है कि जो मूल्यवान IT सेवा ब्रांड है उसमें TCS जो है आपका दूसरी रैंक रखता है, और तीसरी रैंक है आपका इन्फोसिस। यही नारायण मूर्ति वाला जो इन्फोसिस है यह तीसरे स्थान पर है। फिर पहले स्थान पर कौन सा है? बोले पहले स्थान पर है आपका एक्सेंचर, ठीक है, ध्यान रखना। पहले स्थान पर कौन सा है? एक्सेंचर है। दूसरे स्थान पर भारतीय है आपका TCS, तीसरे स्थान पर भारतीय है आपका इन्फोसिस। इसमें आपका इससे ज्यादा जानना नहीं है। इससे ज्यादा अगर कोई जानने वाली चीज है तो ये इन्फोसिस जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाला आपका सेवा ब्रांड है। दो ब्रांड है आपके, सेवा ब्रांड और दूसरा है आपका IT ब्रांड। अगर आपसे पूछा जाए कि सेवा ब्रांड सबसे तेजी से ग्रोथ किया है और जो तीसरी रैंक पर आया है वो है आपका इन्फोसिस, ठीक है। कितनी ग्रोथ की है? कहाँ गया? ये है 7.9%, ठीक है, 7.9% की बढ़ोतरी हुई है। वही अगर आपसे पूछा जाए IT के मामले में, ठीक है, IT ब्रांड कौन सा है सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला? तो है आपका HCL टेक, ठीक है, 15.9% की आपकी ग्रोथ दिखाई दी है। अब ये जो TCS है आप बोलोगे ये क्यों नहीं है, ये तो दूसरे स्थान पर है। देखो ग्रोथ के मामले में यहाँ 11.5% की है। HCL भी आपका IT ब्रांड है, लेकिन यहाँ जो ग्रोथ हुई है वो 15.9% की वृद्धि हुई है। तो इसीलिए TCS से ज्यादा है आपकी HCL टेक की। ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। वहीं जो इन्फोसिस है ये सेवा ब्रांड है। सेवा ब्रांड के मामले में देखो 7.9% की ग्रोथ है, और सर्वाधिक सेवा ब्रांड जो है ग्रोथ करने वाला यही है, इन्फोसिस है। क्लियर? तो ये देखो जो डेटा है ये डेटा समझ में आ गया होगा। और फिर अगली न्यूज है दुनिया के सबसे बदनाम बाजार। जो सबसे ज्यादा बदनाम बाजार हैं उसमें 3 भारतीय बाजार भी शामिल हुए हैं। 3 भारतीय बाजारों में एक मुंबई का हीरा पन्ना है, दूसरा करोल बाग में लगने वाला टैंक रोड मार्केट है, तीसरा बेंगलुरु का सदर पटरप्पा रोड मार्केट है। 3 मार्केट हैं जो बदनाम मार्केट में है। वही 3 ऑनलाइन में भी हैं आपके, कौन से? इंडिया मार्ट, वेगा मूवीज और WHMCS, ठीक है, WHMCS 3 ऑनलाइन मार्केट हैं। WHMCS स्मार्ट, इंडिया मार्ट और तीसरा कौन सा है? वेगा मूवी, ठीक है। तो वेगा मूवीज, इन पर जो है आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं भी करनी, आपकी जागरूकता के लिए भी बहुत जरूरी है जानना। अगली भाई, भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण। ई स्वर्ण देखो क्या है, जो कोऑपरेटिव जो सॉरी कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड होता है। देखो एक क्रेडिट कार्ड आप सभी को पता होगा जिसके माध्यम से ये क्यों चर्चा में क्यों है, भारत का पहला क्यों बोला गया है? भारत का पहला ई स्वर्ण इसलिए बोला गया है, एक तो यह किस बैंक का है ये पता करो। ये बैंक है आपकी इंडस इंड बैंक। क्या नाम है? इंडस इंड बैंक है जिसका यह क्रेडिट कार्ड है, और यह इसका नाम है ई स्वर्ण। और ये पहला इस संदर्भ में है कि यूपीआई के साथ यह लिंक है, यानी कि जो भी आपको पेमेंट करनी होगी आप यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हो। तो यूपीआई लिंक, अपने आप में यूपीआई से लिंक होने वाला पहला क्रेडिट कार्ड है वो है आपका ई स्वर्ण। इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही जानना है इस बारे में। और विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज मार्केट। जब एक्सचेंज मार्केट में आप पढ़ोगे तो डेरिवेटिव एक्सचेंज आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज क्या है। डेरिवेटिव देखो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही ये एनएससी वगैरह में जो थर्ड पार्टी के रूप में कार्य करता है। और एनएससी अपने आप में पूरा डिजिटल है ना, डिजिटल रूप में काम करता है, तो ट्रांसपेरेंसी भी बहुत बेहतर रहती है। इसीलिए यह विश्व के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभर कर आता है। कौन सा है? NSE, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा है, तो ये याद रखना आप। अगली न्यूज क्या भैया? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक में जानकारी केवल ये है कि जब भी बेरोजगारी पर लिखना तो ये ILO की है ना, इससे बढ़िया आपके पास डेटा नहीं होगा। ILO की इस रिपोर्ट को कोट करना, और ये कहता है कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी क्या होने वाली है? 5.2% तक बढ़ने वाली है। हमारे लिए न्यूज क्या है कि वैश्विक बेरोजगारी, अगर आपको बेरोजगारी के बारे में बताना है तो ILO की रिपोर्ट बतानी है ये, और इसके अनुसार बताना है कि 5.2% 2024 के लिए वैश्विक बेरोजगारी बढ़ने वाली है। ठीक, ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये डेटा आप मींस में यूज कर सकते हो। फिर देखो करेंसी पर है। करेंसी पर ये आया है कि विश्व की, अगर आपसे पूछा जाए सबसे मजबूत करेंसी कहाँ की है, तो आप क्या डॉलर बोलोगे? डॉलर बिल्कुल नहीं बोलना है। डॉलर भले ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली है ना, मैक्सिमम देशों में जो आपका आयात निर्यात होता है या करेंसी का एक माध्यम है ना, लेन देन का एक माध्यम है, वो आपको अमेरिकन डॉलर ही दिखाई देगा। कहीं भी करेंसी काउंट की जाती है तो आप अमेरिकन डॉलर में ही देखते हो। लेकिन अगर मजबूती के आधार पर देखा जाए, सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग करेंसी अगर किसी देश की है वो कौन सी है भैया? कुवैत की है, जिसे बोलते हैं कुवैती दीनार। और दूसरी है बहरीन
दीनार, तीसरी है ओमानी रियाल। तो तीनों की तीनों टॉप 3 आप देख रहे हो अरबिक करेंसी ही हैं। कहाँ की हैं? अरब देशों की ही करेंसी हैं। इसीलिए शेख लोग को आप देखते होगे, है ना, इतना एकदम रुतबे से घूमते हैं, रईसी से घूमते हैं, क्योंकि इनके यहाँ की जो करेंसी है वो बहुत मजबूत है। और देखा जाए तो अपने आप में $3.25 मूल्य के बराबर है इनका एक कुवैती दीनार। एक कुवैती दीनार किसके बराबर है? $3.25 मूल्य के। तो अगर इसको रुपए में देखोगे तो 270 रुपए के बराबर है इनका एक कुवैती दीनार। ठीक, यहाँ समझ गए आप इसको? एक कुवैती दीनार 270 रुपए के बराबर है। वहीं हमारा जो एक जो हमारे यहाँ पर क्या है ना, कहाँ गया, हाँ, भारत की। तो भारत की अगर स्थिति इस मामले में देखोगे तो भारत 15वें स्थान पर है। भारत की रैंक 15वें स्थान पर है। और जो अमेरिकन डॉलर है, एक जो अमेरिकन डॉलर है वो वहां पर 10वें स्थान पर नजर आएगा मजबूती के मामले में। तो मजबूती के मामले में अमेरिका यहाँ पर 10वें स्थान पर नजर आता है। ये देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा सारणी में। और ऊपर टॉप 3 में कौन कौन से हैं? तीनों अरबिक हैं, कुवैती दीनार, बहरीनी दीनार, ओमानी रियाल। ठीक, ये तीनों आपके टॉप 3 हैं, मजबूत करेंसी, इतना ध्यान रखना है आपको। अगली जो न्यूज है देखो स्टार्टअप रैंकिंग को लेकर के है। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क में यहाँ कुछ कैटेगरी बनाई गई है स्टार्टअप्स की। और उन कैटेगरी में देखो ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कुछ कैटेगरी श्रेणी ए, यहाँ श्रेणी ए और श्रेणी बी बनाई गई है। इसमें है क्या, यहाँ देखो ऊपर दिया हुआ है। श्रेणी ए के अंतर्गत यहाँ 1 करोड़ से ऊपर जो जनसंख्या वाले राज्य हैं उनको रखा गया है। और श्रेणी बी के अंतर्गत जो 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य हैं उनको रखा गया है। छोटे राज्य और बड़े राज्य अगर मोटा मोटा तरीके से समझा जाए तो जो बड़े राज्य हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सारे आपको क्या दिख रहे होंगे? तटीय राज्य दिख रहे होंगे। तो वो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, चूंकि यहाँ पर जो बिजनेस एटमॉस्फेयर है यह बेहतर रहता है और इसके चलते ही जो स्टेट स्टार्टअप्स हैं यह बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में भी नजर आएंगे। जो बिजनेस इको जहां पर अच्छा मिलेगा वहीं पर यह स्टार्टअप्स रैंकिंग भी बेहतर करता हुआ राज्य नजर आएगा। वहीं छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न बनने की गुंजाइश है। फिर देखो हमें क्या याद करना है, जो लीडर वाली कैटेगरी बनाई गई है, लीडर वाली श्रेणी बनाई गई है, यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश भी है और उत्तराखंड देने जा रहे हो। तो पूछा जा सकता है कि जो ये स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग निकाली गई है, जारी की गई है, इस स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कहाँ पर किस श्रेणी में आता है, आपका किस वर्ग में आता है। तो लीडर वाली वर्ग में आता है ना, नेता वाली श्रेणी में आता है, ऐसे याद रखना। लास्ट है आपका एफएटीएफ को लेकर के। देखो एफएटीएफ को लेकर के एक पॉजिटिव न्यूज आई है। एफएटीएफ क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ देखो लिस्टिंग करता है, कैटेगरी बनाता है देशों की। और वो कैटेगरी 4 सूची रहती है उसकी। कौन कौन सी रहती हैं? देखो यहाँ पर है ब्लैक लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है, एनहांस फॉलोशिप है और रेगुलर फॉलोअप है। अब देखो यार, एनहांस फॉलोअप और रेगुलर फॉलोअप, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो सबसे गंदी जो लिस्ट होती है, अगर किसी भी कंट्री को एफएटीएफ ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसी भी देश को अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो उसके लिए नुकसानदायक होता है। और किसी भी देश को अगर रेगुलर फॉलोअप में डाल दिया तो उसके लिए बेहतर होता है। होता क्या है भाई? देखो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये होता है बेसिकली कि कोई भी अगर राष्ट्र है, कोई भी देश है, अपने यहाँ पर किसको वित्त पोषित कर रहा है? आतंकवाद को। आतंकवाद को, आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित कर रहा है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को संरक्षण दे रहा है। ध्यान रखना, मनी लॉन्ड्रिंग को या आतंकवाद को वित्त पोषित कर रहा है, तो इस संदर्भ में यहाँ एफएटीएफ के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है उस देश के खिलाफ। तो कार्रवाई इस संदर्भ में होती है अगर उस देश को एफएटीएफ ने उठा करके ब्लैक लिस्ट कर दिया। पहले तो ग्रे लिस्ट करता है, वार्निंग देता है, और फिर ग्रे लिस्ट से डालता है ब्लैक लिस्ट में। और कर दिया तो भैया ना तो तुम्हें निवेश प्राप्त होगा किसी भी देश से, और आपको लोन लेने में भी आपके लाले लग जाएंगे। ठीक है ना, तो आसानी से आपको ऋण की प्राप्ति होगी। तो ये समस्या आती है अगर एफएटीएफ के द्वारा ये कार्रवाई कर दी जाती है। इसीलिए सारे राष्ट्र चाहते हैं कि वो कहाँ रखें उसको? रेगुलर फॉलोअप में। और जो बेहतर कार्य करता है वित्त, जो आतंकी जो गतिविधियां वित्त पोषण है या मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध है ना, एंटी जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेहतर कार्य करता है, उसको क्या करता है एफएटीएफ उठा करके रेगुलर फॉलोअप में डाल देता है। तो भारत जो है आपका 5वां देश बन चुका है ऐसा, किसमें? रेगुलर फॉलोअप में आने वाला। यानी कि यहाँ पर ना तो आतंकी गतिविधियों को सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, और ना ही यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को कोई भी किसी तरीके का संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई की गई मनी लॉन्ड्रिंग पर। इसीलिए सरकार के इन कदमों को देखते हुए एफएटीएफ के द्वारा ये सकारात्मक कदम उठाया गया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी बेहतर है। अब इसमें भारत 5वां देश बना है, किसमें? आपका रेगुलर फॉलोअप में। 4 बताई ना, ब्लैक लिस्ट बताई, ग्रे लिस्ट बताई, एनहांस फॉलोअप बताया और रेगुलर फॉलोअप बताया। तो भारत देखो आपका रेगुलर फॉलोअप में आ गया है। और रेगुलर फॉलोअप में इसके अलावा 4 देश और हैं। कौन कौन से? इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चौथा यहाँ नहीं दिया हुआ है, रूस है। ठीक है, ध्यान रखना।
4 देश हैं आपके, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, और 5वां देश हो चुका है इसमें शामिल, कौन सा? भारत। चलो फिर देखो, आर्थिकी वाला कोशिश की गई है, जटिल टॉपिक था थोड़ा सा, लेकिन प्रयास किया गया है थोड़ा बहुत आसान शब्दों में आपको सारे तथ्य समझा दिए गए, देने की कोशिश की गई है। अगर कोशिश ठीक लगी है तो फिर भाई फीडबैक देना बढ़िया से, और बताना कि जो घटनासार था, घटनासार का जो मैक्सिमम पार्ट है हमने कवर कर लिया है, जो समझने वाला पार्ट था, इसके बाद समसामयिकी वाला है वो रटने वाला पार्ट है। ठीक है, व्यक्ति और पुरुष इनको लेकर के आपको रटना ही पड़ेगा। कुछ निमोनिक्स अपने स्तर पर बनाओ, और यूपीपीसीएस का एग्जाम जब होगा वहां तक हम और अच्छे निमोनिक कुछ पर तैयार करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। अभी उत्तराखंड का पेपर है आपका, इसको देखकर तीनों पार्ट देख लेना अच्छे से, फिर बढ़िया से देना, और ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।